हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी, जहां पर आपको मिलती है क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब ये कि यहां पर आपको किसी भी प्रकार के पैकेज या फिर कूपन जैसी कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है और वो है शिक्षित भारत विकसित भारत। मेरा नाम आकाश रंगडाले है और मैं आप सभी लोगों को पढ़ा रहा हूं कक्षा 9वीं और कक्षा 10वीं की रसायन विज्ञान, जिसमें आज हम कवर करने वाले हैं स्पेशली यूपी बोर्ड जो है उसकी क्लास 10th है ना, जिसमें हम कवर करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 3। ठीक, इसका नाम क्या है भाई? तो इसका नाम है धातुएं और अधातुएं। मतलब हम पढ़ने वाले हैं कुछ ऐसे तत्वों के बारे में, ठीक है, जिनमें बहुत सारी धातुएं हैं, बहुत सारी अधातुएं हैं और उनके हम रासायनिक और भौतिक गुणधर्मों को समझने की कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट्स चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जो कि बड़ा ही मजेदार होने वाला है। ठीक है, पर इस चैप्टर को पढ़ाने से पहले, है ना, इस चैप्टर में कौन सी चीजें पढ़नी है भाई? हम लोगों को पढ़ना है एमसीक्यूज पढ़ने हैं। कौन से बोर्ड के लिए? तो भाई यूपी बोर्ड के लिए पढ़ना है। कौन सी कक्षा के लिए? तो 10वीं कक्षा के लिए। पर चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, इस चैप्टर का एक छोटा सा रिवीजन ले लेते हैं, जिससे क्वेश्चंस करने में हमें बहुत ज्यादा आसानी होगी। बात समझ में आ रही है? पक्का पक्का। चलिए तो स्टार्ट करते हैं एक छोटा सा रिवीजन इस चैप्टर का और देखते हैं कि इस चैप्टर में हम किन चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं। बात समझ में आ गई? चलिए तो सबसे पहले ये जान लेते हैं स्टूडेंट्स कि भाई जो हमारी ये धातु और अधातुएं होती हैं, ये पीरियोडिक टेबल यानी कि आवर्त सारणी में किस तरह पाई जाती हैं, किस तरीके से पाई जाती हैं। चलिए तो ध्यान से देखिए भाई, आप सब लोगों को पता है कि आपका जो पीरियोडिक टेबल होता है, आवर्त सारणी होती है, वो 4 ब्लॉक्स में डिवाइडेड है ना। कितने ब्लॉक्स में डिवाइडेड है? तो भाई 4 ब्लॉक्स में डिवाइडेड है। कौन से? तो देखो एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है और एफ ब्लॉक है। तो ध्यान से देखेंगे सबसे ज्यादा जो इसमें तत्व होते हैं वो कौन से होते हैं भाई? धातुएं होती हैं, है ना। देखो एस ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक जो है वो पूरा का पूरा किससे बना हुआ है? धातु से मिलकर बना हुआ है। पर याद रहे इसमें एक अपवाद यानी कि एक्सेप्शन है और वो है आपका हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है वो एस ब्लॉक में आता है, पर ये धातु नहीं है, ये अधातु है। बात समझ में आ रही है? पक्का पक्का। तो याद रखना है कि हाइड्रोजन के अलावा एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक में सारी ही धातुएं हैं। क्लियर हो गया? अब आते हैं पी ब्लॉक पे, जो कि सबसे ज्यादा वर्सेटाइल यानी कि ऑलराउंडर ब्लॉक है, जहां पर आपके पास भाई धातुएं हैं, अधातुएं हैं और उपधातुएं भी हैं। तो सवाल पैदा होता है कि सर उपधातु क्या होती है? तो देखिए स्टूडेंट्स, वो सारे एलिमेंट्स, वो सारे तत्व जिनके जो गुणधर्म होते हैं वो धातु और अधातु के बीच में पाए जाते हैं। बात समझ में आ रही है? तो उसको हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं भाई उसको उपधातु। ठीक है, तो हमारे पास बहुत सारी उपधातु भी है, जैसे कि सिलिकॉन है, यहीं कहीं पर जर्मेनियम भी है। तो बोरॉन से लेकर पोलेनियम तक ये जो सीढ़ी नुमा आकृति आपको दिख रही है, ये किसकी बनी हुई है भाई? तो ये सारी की सारी बनी है आपकी उपधातु से। बात समझ में आ गई? तो बोरॉन से लेकर पोलेनियम तक इतने जो भी तत्व हैं आपके, वो क्या होंगे? उपधातु होंगे। और इस तरफ हरे कलर से जो दिख रहे हैं वो कौन से होंगे? आपके अधातु होंगे, जिसमें आपका ऑक्सीजन आता है, नाइट्रोजन आता है, ठीक है, इसके बाद सल्फर आता है, फास्फोरस आता है। तो ये सारे के सारे क्या होंगे? आपके अधातु। तो क्या देखा? धातु देखी। और क्या देखा भाई? उपधातु। और साथ में क्या देखा? अधातु। बात समझ में आ गई? चलिए अब बात करते हैं आपके जो धातुएं होती हैं, बहुत सारे जो तत्व होते हैं उनकी सक्रियता के बारे में। मतलब ये कि कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो बहुत ज्यादा सक्रिय होते हैं, जैसे कि पोटेशियम। कुछ ऐसे होते हैं स्टूडेंट जिनकी सक्रियता बहुत कम होती है, जैसे कि आपका प्लेटिनम, सोना और चांदी। बात समझ में आ रही है? क्योंकि इस चैप्टर में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसका सीधा सीधा संबंध है सक्रियता श्रेणी के साथ में। क्या आपको एक कहानी समझ में आ रही है? पक्का पक्का। तो ध्यान से देखिए, तो पोटेशियम सबसे ज्यादा क्रियाशील है और प्लेटिनम आपका जो है वो सबसे कम क्रियाशील है। बात समझ में आ गई? सबसे कम क्रियाशील है। क्लियर हो गया? तो सबसे ज्यादा कौन है? पोटेशियम। सबसे कम कौन? सबसे ज्यादा कौन है? पोटेशियम। सबसे कम कौन है? प्लेटिनम। बात समझ में आ गई? बीच में कहीं पर एग्जिस्ट करता है आपका हाइड्रोजन। जो ज्यादा क्रियाशील रहेगा वो कम क्रियाशील वाले को रिएक्शन के समय पर एक तरफ कर देगा। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से सक्रियता श्रेणी जो है उसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, इस वाले पार्ट को भी अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। सारे कॉन्सेप्ट्स को बढ़िया तरीके से समझेंगे और लगाने वाले हैं ढेर सारे क्वेश्चन, जिससे आपकी एग्जाम की जो तैयारी है वो बढ़िया तरीके से हो जाएगी। कर लिया पहला वाला? पक्का पक्का। चलो अब दूसरे वाले पर आते हैं। अब देखो क्या है, इस चैप्टर में हमें बहुत सारी ना रिएक्शंस के भी बारे में देखना है। तो कौन सी रिएक्शंस है भाई? तो ये 4 इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है जिसको हम कवर करने वाले हैं स्टूडेंट। जिसमें पहली कौन सी है भाई? किसी धातु की आप यदि ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा? धातु ऑक्साइड मिलेगा।
कैसे मिलेगा? तो देखिए आपने तांबा की रिएक्शन कराई थी ऑक्सीजन के साथ में, तो क्या मिला आपको? आपको मिला तांबा ऑक्साइड। बात समझ में आ रही? कॉपर ऑक्साइड। चलिए इसी तरीके से आपने एक और धातु ली, ऑक्सीजन से कराई तो धातु ऑक्साइड मिला, फिर किससे कराई भाई? जल से कराई तो क्या मिला? धातु ऑक्साइड मिला, और साथ में कौन सी गैस बाहर निकल गई? हाइड्रोजन गैस। तो ध्यान से देख लीजिए आप, जल से करवाई तो धातु ऑक्साइड मिला, साथ में आपकी हाइड्रोजन गैस जो है वो बाहर निकल गई। अच्छा आगे बढ़ते हैं, धातु ऑक्साइड और जल की जब आप अभिक्रिया कराएंगे तो आपको मिलेगा धातु हाइड्रो ऑक्साइड। याद रहे, ऑक्सीजन से यदि कनेक्ट हो रहा है तो ऑक्साइड बोलेंगे, OH के साथ यदि कनेक्ट हो रहा है तो हम उसे बोलते हैं हाइड्रोक्साइड। मतलब ये कि धातु ऑक्साइड को जब जल से अभिक्रिया कराई तो आपको मिला धातु हाइड्रोक्साइड। देखो वहां पर एग्जांपल बना हुआ है ना, कैल्शियम ऑक्साइड, वाटर, क्या मिला? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम चूने का पानी भी बोलते हैं, खाने वाला, लगाने वाला नहीं। ठीक, चलो आ जाओ। इसके बाद है भाई आपका धातु किसके साथ मिलाया? तनु अम्ल के साथ मिलाया, तो क्या मिला? तो आपको मिला लवण यानी कि नमक। बात समझ में आ रही है? और क्या मिली? तो H2 गैस रिलीज हुई। तो आप ध्यान से देखेंगे, आप धातु की अभिक्रिया जल से कराएं या फिर तनु अम्ल से कराएं, दोनों ही स्थिति में आपको मिलने वाली जो गैस है वो है आपकी हाइड्रोजन। बात समझ में आ रही है? पक्का पक्का स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से कॉपी में नोट करो। भयंकर तरीके से हम पहले कॉन्सेप्ट सीखेंगे और फिर लगाएंगे बहुत सारे क्वेश्चंस। बात समझ में आ गई? चलो कर लिया। अगला कॉन्सेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट, अगला कॉन्सेप्ट ध्यान से देखो। अब लिखा हुआ है जब आप धातु का निष्कर्षण करते हैं, सवाल पैदा होता है कि सर धातु का निष्कर्षण करते क्यों हैं? ठीक है, तो सीधी सी बात है, ऐसा तो होगा नहीं कि जमीन खोदोगे और वहां से लोहे की रॉड निकल जाएगी। ऐसे तो होगा नहीं कि जमीन खोदोगे, ठीक है, और वहां से जो है सोने और चांदी के पत्थर निकलना चालू हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है स्टूडेंट्स। कहानी कुछ और है। कहानी क्या है कि जमीन के अंदर खदानों में ये जो धातुएं होती हैं ये अयस्क के रूप में पाई जाती है। मतलब ये कि अकेली नहीं पाई जाती, इनका बहुत सारे दूसरी धातुओं के साथ में, हाइड्रोजन के साथ में, ऑक्सीजन के साथ में, नाइट्रोजन के साथ में, फास्फोरस के साथ में क्या होता है? अलग अलग प्रकार के मिश्रण होते हैं, अलग अलग प्रकार के यौगिक होते हैं। मतलब ये कि हम बिना रासायनिक अभिक्रिया कराए इन धातुओं का निष्कर्षण नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर वही दिया गया है कि भाई धातुओं का निष्कर्षण करने के लिए एक पूरा का पूरा फ्लो चार्ट है इस तरफ। ये जो है ये तो आपके क्या है भाई? विभिन्न चरण हैं जिससे आप धातुओं का निष्कर्षण कर सकते हैं। सवाल पैदा होता है किस धातु का निष्कर्षण आप कौन से तरीकों से करोगे? तो इसको भी एक जल्दी से आप अपनी कॉपी में नोट कर लो। तो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, जिनकी रिएक्टिविटी या क्रियाशीलता ज्यादा है, उसको हम कैसे करते हैं भाई? विद्युत अपघटन के हेल्प से, है ना। जिसकी थोड़ी कम है उसको कैसे करते हैं? कार्बन के उपयोग से क्या करते हैं? अपचयन करते हैं। जिसकी आपकी क्रियाशीलता, रिएक्टिविटी ज्यादा है, विद्युत अपघटन से। जिसकी कम है उसको किससे? अपचयन से। और जिसकी बहुत कम है उसको हम प्राकृतिक रूप से एक दो रिएक्शंस करवाते हैं और उससे हम उसको बाहर निकाल देते हैं। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? इस तरीके से हम अलग अलग तरीकों से आपके जो अलग अलग तत्व हैं इनकी क्या कर सकते हैं भाई? निष्कर्षण कर सकते हैं। चलो यहां पर आ जाते हैं। देखो सबसे पहले तो अब देखो, अब आपने देखा कि अयस्क है, तो अयस्क क्या है भाई? तो अयस्क ऐसा कोई भी पत्थर है, ठीक है, ऐसा कोई भी मिश्रण है, कोई भी पत्थर है जिसमें किसी धातु की जो सांद्रता है या प्रतिशत मात्रा है वो कैसी है? वो ज्यादा है। यदि कम है तो आप उसे खनिज बोलेंगे, यदि ज्यादा है तो आप उसे अयस्क यानी कि आप उसे ओर बोलेंगे। इंग्लिश में क्या कहते हैं हम इसे? ओर। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? हम इसे कहते हैं ओर। पक्का पक्का, चलो ORE। ठीक, चलिए तो भाई जिसमें ऐसा पत्थर जिसमें धातु की मात्रा ज्यादा है, उसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, उसको हम बोलते हैं अयस्क। अब सबसे पहले सिर्फ अयस्क निकालने से काम नहीं चलेगा, हमें अयस्क की क्या बढ़ानी पड़ेगी भाई? सांद्रता बढ़ानी पड़ेगी। तो क्या हुआ? अयस्क की जो सांद्रता है उसको बढ़ाने की प्रक्रिया को हम कहते हैं सांद्रण। क्या कहते हैं? सांद्रण। पक्का पक्का। तो सांद्रण के हमारे पास कितने तरीके हैं? तो 6 तरीके हैं, हमको सारे नहीं पढ़ने। इसमें से एक का आपने नाम सुना होगा, झाग उत्प्लावन विधि, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। बात समझ में आ रही है? तो एक तरीका कौन सा है 6 तरीकों में से? आपका झाग उत्प्लावन विधि। इसी तरीके से आपने सुना होगा गुरुत्वीय छनन यानी कि ग्रेविटेशनल फिल्टर। ठीक है, ऐसी भी बहुत सारी चीजें। तो ऐसी कितनी है भाई? तो टोटल 6 तरीके ऐसे हैं जिससे आप सांद्रण कर सकते हो। बात समझ में आ गई? अब जब आपने क्या कर लिया? अयस्क का सांद्रण कर लिया तो आपको क्या मिला भाई? आपको मिला सांद्र अयस्क।
अब ये जो सांद्र अयस्क है ना, इसका क्या होगा, या तो इसका निस्तापन होगा या फिर इसका भर्जन होगा। बात समझ में आ रही है? तो इसका निस्तापन कब होगा, तो वायु की अनुपस्थिति में इसका निस्तापन होगा। भर्जन यानी कि भूनना होता है, तो ये वायु की उपस्थिति में होगा। बात समझ में आ रही है? तो सांद्र अयस्क से फिर आप क्या बनाओगे भाई, धातु ऑक्साइड। सांद्र अयस्क से फिर आप क्या बनाओगे, तो आप बनाओगे धातु ऑक्साइड। कैसे बनाओगे, या तो निस्तापन से या फिर भर्जन से। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं, देखो जैसा पहले बताया गया था, जो अयस्क है उसके अंदर वो रासायनिक तरीके से एक दूसरे में मिक्स हैं, सारे के सारे एलिमेंट्स, बहुत सारे तत्व मिक्स हैं, इसलिए बिना केमिकल प्रोसेस के आप इनका निष्कर्षण या फिर आप जो है धातुओं को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। कहानी समझ में आ गई? पक्का पक्का। इसका मतलब क्या हुआ कि सांद्र अयस्क से धातु का ऑक्साइड बनाने के लिए ये दोनों प्रक्रिया होंगी। अब क्या मिला भाई, आपको धातु का ऑक्साइड मिल गया, पर आपको धातु ऑक्साइड नहीं चाहिए, आपको चाहिए धातु। इसलिए आप क्या करोगे, धातु ऑक्साइड से धातु बनाने के लिए फिर आप क्या करोगे, आप इसका करोगे अपचयन। क्या करोगे, जल्दी बताओ, अपचयन। अब भाई अपचयन क्या होता है बताओ? तो अपचयन क्या होगा, इसमें आप उसके अंदर जो ऑक्सीजन है, हमने पढ़ा था ना भाई इसके पहले वाले चैप्टर में कि अपचयन मतलब ऑक्सीजन को बाहर निकालना या हाइड्रोजन को जोड़ना, ठीक है। तो अपचयन में क्या होगा, धातु ऑक्साइड में जो ऑक्सीजन है हम उसको क्या करेंगे भाई, बाहर निकालेंगे, ठीक है। हम इसको बाहर कैसे निकालेंगे, तो ऊष्मा द्वारा निकाल सकते हैं और विद्युत द्वारा निकाल सकते हैं। कैसे, ऊष्मा द्वारा और विद्युत द्वारा। जब आपने ये दोनों तरीकों से किसी एक तरीके से आपने क्या किया, अपचयन करा दिया, तो अब आपके सामने जो धातु होगी वो सामान्यतः किस रूप में होती है भाई, अशुद्ध रूप में होती है। सामान्यतः धातु किस रूप में होती है, अशुद्ध रूप में होती है। फिर आप क्या करोगे, आप उसका रिफाइनिंग करोगे यानी कि शोधन करोगे, और वो अशुद्ध से किस में आ जाएगी फिर, तो वो आ जाएगी, है ना, जल्दी से देख लिया पूरा, ठीक है, शुद्ध रूप में आ जाएगी। बात समझ में आ रही है? पक्का पक्का। तो शोधन के कितने तरीके, 6। अपचयन के कितने, तो 2। ऑक्साइड बनाने के कितने, तो 2। और सांद्रण के कितने, तो 6। तो ये पूरा कक्षा 10 में नहीं है, पर आप ये याद रखें कि जब भी आप किसी धातु का निष्कर्षण करते हैं, ठीक है, किसी भी धातु का भी निष्कर्षण करते हैं, तो ये फ्लो चार्ट है, ये फॉलो होगा ही होगा। अब जैसे आप बात करते हैं भाई किसकी, सोडियम की, ये इसकी, सोडियम की नहीं, सोडियम तो ऊपर हो गया, हाँ सोडियम की भी बात कर सकते हो। अब जैसे आप सोडियम की बात करोगे, तो सोडियम में कैसे होगा, तो सोडियम में जो अपचयन है वो किसके द्वारा होगा, विद्युत के द्वारा होगा। पर यदि आप कॉपर की बात करते हैं यानी कि तांबा की, तो उसमें अपचयन कैसे होगा भाई, तो ऊष्मा के द्वारा होगा। तो बेसिकली उस तरफ जो चरणबद्ध तरीके से चार्ट बना हुआ है, ठीक है, उस चार्ट में आप ये देखो, ये सभी धातुओं के लिए बना हुआ है, और कक्षा 10वीं में हमें सारी चीजें नहीं पढ़नी है, ये कक्षा 11वीं 12वीं में पढ़ना है अपने को। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो ये इसका बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। किसी भी तत्व में इनमें से पूरे चरण या फिर कुछ चरण जो है वो लागू हो सकते हैं। बात समझ में आ गई? इसका बढ़िया से नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो, तो स्टूडेंट्स देख लिया बढ़िया बढ़िया से, पक्का पक्का। चलो, तो इस वाले को कोई यदि अभी किसी ने यदि वीडियो देखना स्टार्ट किया हो तो पहले इस वाले को, इसके बाद ये इंफॉर्मेशन, और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन जिसमें आपने ये देखा था कि आवर्त सारणी में कौन सी धातुएं, कौन से तत्व धातु है, कौन से उपधातु हैं, और भाई कौन से जो है वो अधातु हैं। और साथ में हमने देखी थी सक्रियता श्रेणी, जिससे हम ये बता सकते हैं कि कैसे एक धातु किसी विलयन में से किसी दूसरी धातु को क्या कर सकती है भाई, अलग कर सकती है। तो इस सारी इंफॉर्मेशन को कॉपी में नोट करेंगे, और अब बढ़ रहे हैं हम क्वेश्चंस की तरफ, और लगाने वाले हैं बहुत सारे क्वेश्चंस। किस चीज के लिए भाई, किस प्रकार के क्वेश्चंस, तो हम करने वाले हैं बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। बात समझ में आ गई? चलो देखो जरा, ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो हमारा स्वागत कर रहा है, तो भाई पहले सवाल में बात हो रही है तांबे के अयस्क के बारे में। तांबा यानी कि कॉपर, और इसका अयस्क क्या होगा भाई, तो इसका जो अयस्क है वो है आपका CuS। बॉक्साइट किसका होता है स्टूडेंट्स, एल्यूमिनियम का। अच्छा, एक और चीज आगे बढ़ने से पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, उसको आप ध्यान रखें। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ क्वेश्चन के साथ में आपको ऑप्शन जो है वो सही ऑप्शन बोलकर आगे बढ़ जाऊंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो सिर्फ सवाल लगाते हैं, वो बुक से उनको पढ़ाई करना बोर लगता है। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब ये कि हम क्वेश्चंस भी करेंगे और साथ साथ में हम जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना उसको भी सीखेंगे। बात समझ में आ रही है? मतलब ये कि आप सवाल लगाइए, कॉन्सेप्ट सीखिए, चैप्टर का रिवीजन ऑटोमेटिकली होता है, और हम यही तो चाहते हैं। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो तांबे का अयस्क क्या है भाई, तो तांबे का अयस्क है आपका Cu2S। क्या बोलते हैं इसको, हम इसको कॉपर मैट भी बोल सकते हैं।
क्यूप्राइट भी बोल सकते हैं। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो ये आंसर होना चाहिए हमारा बॉक्साइड एल्यूमिनियम के लिए है। कॉपर आपका ऑक्साइड जो है ये नहीं होगा। CuCO3 ये बिल्कुल नहीं होगा, तो ये नीचे वाले जो हैं ये बिल्कुल नहीं होंगे। चलिए, तो आंसर क्या है हमारा? Cu2S। चलो आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ और देखते हैं क्या पूछा गया है। भाई पूछा गया है कॉपर पायराइट का सूत्र क्या है? पायराइट, कॉपर पायराइट, तो भाई क्या होगा? देखो ये तो नहीं होगा, ठीक है, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, ये है आपका कॉपर पायराइट। सवाल पैदा होता है सर ये चीजें क्यों पढ़ते हैं हम, ये होते क्या हैं? ठीक है, तो ऐसा पत्थर जिसमें कॉपर और उसके जो सल्फाइड होते हैं, ऑक्साइड होते हैं, वो ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, हम उसको क्या कहते हैं भाई? अयस्क। जिसमें कम है वो क्या होंगे? खनिज। समझ लेते हैं इस चीज को भी, ध्यान से देखिएगा। भाई एक तरफ है खनिज, ठीक, और एक तरफ क्या है? तो एक तरफ है आपका अयस्क। कौन सी चीज है? अयस्क। बात समझ में आ रही है? एक तरफ क्या है आपका? खनिज है और एक तरफ क्या है आपका? अयस्क है। अब ध्यान से देखिए, एक पत्थर ये है, जमीन के अंदर से दो पत्थर निकले। बात समझ में आ रही है? अब पहला वाला जो पत्थर है इसमें आपका, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा, मान लेते हैं कॉपर की बात है, तो कॉपर की जो द्रव्यमान मात्रा है, प्रतिशत है, वो कितना है भाई? वो मान लेते हैं 22% है। मतलब ये कि 22% कॉपर है, बाकी कुछ भी और चीज हो सकती है। अयस्क में अब आपने देखा कि जो कॉपर है आपका भाई वो कितना है? वो है 47%। तो जिसमें कॉपर की मात्रा तुलनात्मक तरीके से ज्यादा होगी वो क्या होगा भाई आपका? वो अयस्क होगा, है ना, और जिसमें कम होगी वो क्या होगा आपका? तो वो आपका खनिज होगा। दैट्स ऑल। कहानी समझ में आ गई? पक्का पक्का, मतलब ये कि जिसमें किसी तत्व की, किसी धातु की मात्रा ज्यादा होती है वो आपका अयस्क है, जिसमें कम होती है वो आपका खनिज है। कहानी समझ में आ गई? पक्का पक्का। चलिए, तो इसी तरीके से कॉपर पायराइट जो है वो एक प्रकार का क्या है? वो एक प्रकार का अयस्क है और उसका सूत्र क्या होगा भाई? तो कॉपर आयरन सल्फाइड। कॉपर भी है, आयरन भी, और क्या है साथ में? सल्फर भी है। तो क्या ये वाली कहानी समझ में आ गई? तो आंसर होना चाहिए CuFeS2। बिल्कुल सही बात। चलिए आगे बढ़ेंगे, है ना। क्वेश्चन कॉन्सेप्ट रिजल्ट, क्वेश्चन कॉन्सेप्ट रिजल्ट। बात समझ में आ रही है? इसको दिमाग के अंदर फिट कर लो, मैं ढेर सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा और बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके दिमाग में फिट करूंगा, ठीक है। चलो, अब पूछा गया भाई जो कॉपर मैट होता है या मैट होता है, ये मुख्यतः क्या होता है? तो कॉपर मैट या फिर मैट जो होता है वो क्या होता है? अभी बताया गया था। बात समझ में आ रही है? तो देखो, ये जो मैट होता है, इसके बाद ग्लांस होता है, तो ऐसी यदि कभी कोई चीज उपयोग की जाए तो इसका मतलब ये है कि वो CuS है। और CuS क्या है भाई? तो ये है आपका 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 अपना कॉपर का अयस्क, कॉपर का अयस्क, अयस्क। कहानी समझ में आ रही है? पक्का पक्का। तो ये है आपके कॉपर का अयस्क, ठीक, पक्का पक्का। तो ये होना चाहिए हमारा आंसर। चलो ध्यान से देख लेते हैं एक बार। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही जा रहे हैं स्टूडेंट्स, मजा आने वाला है, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे और रिजल्ट बढ़िया से लाकर दिखाएंगे ही, ठीक। चलो, लिखा हुआ है धातुओं का वह गुणधर्म जिसके कारण इसके पतले तार बनाए जा सकते हैं। भाई सवाल तो बहुत बढ़िया है। क्या आपने कभी किसी अधातु का पतला तार देखा है? मतलब कि सिलिकॉन का, सल्फर का, फॉस्फोरस, सिलिकॉन अधातु नहीं है, उपधातु है, सल्फर का, फॉस्फोरस का, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, नहीं ना, क्योंकि ये नहीं बना सकते आप। धातुएं जो होती हैं उनका क्या गुणधर्म होता है भाई? तो देखो, वो ध्वनिक भी होती हैं, आघातवर्धक भी होती हैं, चालक भी होती हैं अच्छी, और तन्य भी होती हैं। पर पूछा गया है कि आप पतले तार कैसे बनाएंगे? तो भाई क्या होगा? तन्यता होगी ना। कहानी समझ में आ रही है? मतलब ये कि उसमें तन्ने का गुणधर्म है, उसमें तनाव पैदा हो सकता है, तन्ने का गुणधर्म है, इसलिए वो गुणधर्म का नाम क्या होगा भाई? तन्यता। तो लिखा हुआ है वह गुणधर्म जिसके कारण इसके पतले पतले तार बनाए जाते हैं। और क्यों बनाए जाते हैं भाई? तो किसी चीज को बांधने के लिए, जाली बनाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराने के लिए। कहानी समझ में आ रही है? तो आंसर क्या होगा आपका? तन्यता। बिल्कुल सही बात, पक्का पक्का। आगे बढ़ेंगे, चलो ध्यान से देखो, हो गया। चलो, अब पूछा गया है कि भाई HgS का जो निष्कर्षण होता है वो कैसे होता है? क्या इसको गर्म करके म्यूरिक ऑक्साइड बनाते हैं? मर्क्यूरिक है वैसे वो, ये मर्क्यूरिक है, ठीक है, ऑक्साइड बनाते हैं। क्या कार्बन द्वारा अपचयन से, क्या निस्तापन द्वारा, या थर्मिट अभिक्रिया द्वारा? ठीक है, तो समझने की कोशिश करते हैं। देखिए,
आपका यदि अयस्क है ना, यहां पर जाओ, यहां पर जाओ, अटकने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें अपने सामने स्टूडेंट्स, सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो हमारे सामने हैं। ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, निस्तापन लिखा हुआ है और क्या लिखा हुआ है भाई, भर्जन लिखा हुआ है। बात समझ में आ रही है? यदि आपका सल्फाइड ओर है, यदि आपका सल्फाइड अयस्क है, मतलब ऐसा कोई अयस्क है जिसमें क्या होगा, सल्फर होगा। कैसा सल्फर होगा, तो भैया ऐसा देखो अयस्क है ना, आप यदि Hg यानी कि मरकरी का निष्कर्षण करना चाहते हो तो उसके लिए आपको सल्फर को बाहर करना पड़ेगा। कहानी समझ में आ रही है? तो ध्यान से देखिएगा, यदि आपका किसका है भाई, सल्फर का है, ठीक है, तो कैसे करोगे, तो निस्तापन द्वारा करोगे। कैसे करोगे, निस्तापन द्वारा। कार्बोनेट है तो कैसे करोगे, तो भर्जन द्वारा करोगे। ध्यान से देखो, तो आंसर क्या होना चाहिए इसका, निस्तापन होना चाहिए। कहानी समझ में आई? पक्का पक्का, तो आंसर क्या है आपका, निस्तापन है। बात समझ में आ रही है? चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे और देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु में मरकरी उसके एक अवयव के रूप में होता है? किसकी बात हो रही है भाई, मिश्र धातु की। अब सवाल पैदा होता है कि मिश्र धातु एक क्या होती है, तो एक से ज्यादा धातुओं को जब आपस में हम मिला देते हैं तो हमें क्या मिलती है भाई, मिश्र धातु मिलती है। कौन सी, तो ध्यान से देख लो, एक पीतल को आप जानते होंगे, ठीक है, पीतल के साथ साथ आप क्या जानते होंगे भाई, आप जो है वो जानते होंगे, क्या जस्ता तो नहीं होगी, कांसा, कांस्य जिसे हम कहते हैं, ठीक है। ऐसे ही आपने सुना होगा स्टील, स्टील भी एक प्रकार की क्या है, मिश्र धातु है। ऐसे ही आपने सुना होगा सोल्डर। अब ये सोल्डर क्या होता है, तो आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, ये जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक चीजों में वायर वगैरह, तार वगैरह टूट जाते हैं, तो हम जो रांगा यानी कि सोल्डर होता है उसको क्या करते हैं, पिघलाते हैं। जैसे एल्यूमिनियम जैसा दिखता है ना, लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, द्रव अवस्था में। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक वायर वगैरह टूट जाता है तो उसको चिपकाते कैसे, उसकी वेल्डिंग कैसे करते हो, उसका टाका कैसे लगाते हो, तो उसी के लिए उपयोग करते हैं हम लोग सोल्डर। कहानी समझ में आ रही है? इसका मतलब ये कि पीतल, कांस्य, स्टील और सोल्डर जो है स्टूडेंट्स, ये एक प्रकार की क्या है भाई, मिश्र धातु है। मिश्र धातु क्या होती है, एक से ज्यादा तत्व या धातुओं को मिलकर बनाए जाने वाली जो चीज है उसको हम कहते हैं मिश्र धातु। ये तो मिश्र धातु के बारे में बात हो गई। अब पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु में मरकरी यानी कि पारा यानी कि उसका परमाणु चिन्ह जो है वो क्या है भाई, Hg, ठीक है, ये अवयव के रूप में होता है। बात समझ में आ रही है? तो कौन सा होगा भाई, तो देखो स्टेनलेस स्टील में तो नहीं होता, एल्निको में भी नहीं होता, सोल्डर में भी नहीं होता, पर किस में होता है, जिंक अमलगन में आपका जो मरकरी यानी कि Hg है ये होता है। आप सभी बच्चे मुझे जिंक अमलगम जो है, ठीक है, इसका रासायनिक सूत्र कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मतलब ये कि सिर्फ एक तरफ से पढ़ाई थोड़ी होगी। बात समझ में आ रही है? अपनी प्रॉपर तरीके से क्लासेस चल रही हैं तो आप मुझे बताएंगे कि जो जिंक अमलगम है उसका फॉर्मूला क्या होता है, जिसके अंदर क्या पाया जाता है भाई, मरकरी पाया जाता है। बात समझ में आ गई? स्टेनलेस स्टील तो अपना स्टील है। एल्निको क्या होता है, ध्यान से देखो, ये लिखना भूल गया था मैं वहां पर। आपने जो छड़ चुंबक देखा होगा, बार मैग्नेट जो आपने देखा होगा, खेलते हैं ना सब, मैग्नेट से खेलते हो नहीं खेलते हो? याद करो, स्पीकर के पीछे से गोल कलर का मैग्नेट लगा रहता है, ऐसी छड़ चुंबक रहता है। अपन खेलते हैं ऐसे कि नॉर्थ के पास नॉर्थ लेकर जाएंगे तो दूर जाएगा, साउथ के पास नॉर्थ लेकर आएंगे तो पास आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो वो जो हमारा छड़ चुंबक होता है, बात समझ में आई? जो छड़ चुंबक होता है स्टूडेंट्स वो क्या है हमारा भाई, वो है एल्निको। कहानी समझ में आ गई? पक्का ना? चलिए, तो अब मरकरी किस में होगा भाई, तो जिंक अमलगम में होगा। क्लियर? तो यही होना चाहिए हमारा आंसर। चेक करेंगे, क्या कहते हो? पक्का पक्का? ये देखो, मजा आया? ठीक है। अगले सवाल में क्या पूछा गया है, सामान्यतः अधातु विद्युत के चालक नहीं होते। बात तो बिल्कुल सही है, चालक तो सिर्फ धातुएं होती है, वो काम धातुओं का है विद्युत का चालक करना। अधातुएं जो होती हैं वो विद्युत की कुचालक होती हैं, पर सवाल क्या है, पढ़ना पड़ेगा। सामान्यतः अधातु विद्युत के चालक नहीं होते हैं, निम्न में से कौन सा विद्युत का अच्छा चालक है? ओके, अब देखो, जो आपकी अधातुएं होती हैं ना वो विद्युत की कुचालक होती हैं या अचालक होती हैं। मतलब ये कि उसमें से विद्युत जो है वो गमन नहीं कर सकती, पर स्टूडेंट्स अपवाद तो सभी जगह पाए जाते हैं।
बात समझ में आ रही है? तो एक अपवाद है जिसको हम कहते हैं कार्बन, और उसका एक अपर रूप है जो है आपका ग्रेफाइट। मतलब ये कि ग्रेफाइट जो है इसकी जो छड़ होती है उसमें से विद्युत जो है वो गमन कर सकती है, इलेक्ट्रिसिटी पास बिल्कुल होगी। तो आंसर क्या होगा भाई? ग्रेफाइट। ध्यान से देखो, हीरा और ग्रेफाइट जो है वो दोनों ही कार्बन से मिलकर बनते हैं। बात समझ में आ रही है? हीरा और ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन से मिलकर बनते हैं, पर दोनों की जो आंतरिक संरचना है, इंटरनल जो स्ट्रक्चर है, केमिस्ट्री है, वो दोनों की डिफरेंट है। इसलिए दोनों के जो गुणधर्म है उसमें अंतर है, और दोनों की जो कीमत है उसमें भी अंतर है। कहने का मतलब ये कि आपको एक पेंसिल जो कि ग्रेफाइट से बनी हुई है वो 5 रुपए में मिल जाएगी, पर हीरा आपको 5 लाख रुपए में मिलेगा। तो कहने का मतलब ये कि जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं दोनों के, वो कैसे हैं भाई? डिफरेंट है। बात समझ में आ रही है? तो कार्बन जो है उसका एक अवर रूप हीरा है, दूसरा कौन सा है भाई? ग्रेफाइट है। और ग्रेफाइट जो है वो कुचालक है, सॉरी उल्टा हो गया, हीरा जो है वो आपका विद्युत का कुचालक है और ग्रेफाइट जो है वो कैसा है? सुचालक है। तो आंसर क्या होना चाहिए? ग्रेफाइट। पूरे के पूरे अधातुओं में इकलौता ऐसा कार्बन का अपर रूप या कार्बन का जो आप रूप कह सकते हैं वो है जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। तो ये एक अपवाद है। आंसर क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? तो आप ये देख लो, कहानी समझ में आ गई? पक्का पक्का। तो ग्रेफाइट जो है वो आपका विद्युत का चालक होता है। बाकी सभी जो है, हीरा हो गया, सल्फर हो गया या फुलेरीन हो गया। अब देखो सवाल पैदा होता है, सर ये फुलेरीन क्या है? तो बिल्कुल कार्बन और उसके यौगिकों वाले चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था कि जो फुलेरीन है वो भी क्या है भाई? अपरूप है। क्या है? अपरूप है। और क्या कह सकते हैं? अपर रूप भी कह सकते हैं। और अपर रूप भी यदि आपको अच्छा नहीं लगता, आप दोनों में कट लगा दो जी, कोई दिक्कत नहीं है। लगाया कट, ये लगाया कट, आप अवतार कह दो। तो जो कार्बन है उसमें भी बहुत होता है अवतार, उसमें बहुत सारे अवतार पाए जाते हैं। तो उसमें से एक कौन सा है भाई? फुलेरीन है। पर फुलेरीन प्राकृतिक नहीं है, मानव निर्मित है, वो चीज आप याद रखें, ठीक है। बकमिंस्टर फुलर जो थे, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बनाया था आपका फुलेरीन, जिसको हम C60 फुलेरीन भी कहते हैं। बात समझ में आ गई? पक्का पक्का। तो आंसर क्या है इसका? इसका ग्रेफाइट है, बट हमने और भी चीजें सीख ली। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ेंगे। अब अगले सवाल में स्टूडेंट्स क्या पूछा गया है वो चेक कर लेते हैं पहले। विद्युत तारों पर विद्युत रोधी पदार्थ की एक परत होती है, बिल्कुल होती है, क्योंकि यदि ये परत नहीं होगी तो आपको दिखेंगे तारे जमीन पर, यदि आपने उस तार को टच कर लिया तो। कहानी समझ में आ रही है? पक्का ना? चलिए, तो विद्युत तारों पर विद्युत रोधी पदार्थ की एक परत होती है, बिल्कुल होती है, विद्युत रोधी पदार्थ परत होती है। इसके लिए कौन सा पदार्थ है? ठीक है, तो भाई सल्फर नहीं हो सकता है, सल्फर की आप क्या है? परत नहीं बना सकते, ठीक है। ग्रेफाइट तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अभी हमने देखा था ग्रेफाइट इकलौता ऐसा आपका अधातु है जो कि विद्युत की चालक है। अच्छा, तो सल्फर नहीं हो सकता, ग्रेफाइट नहीं हो सकता। अब आता है पीवीसी यानी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड। बात किसकी हो रही है? पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसके पाइप भी बनाए जाते हैं। तो यही हमारा आंसर है। सभी को प्रयोग में कैसे ले सकते हो? सभी को प्रयोग में लोगे और यदि आप उसको टच करोगे तो फिर आपको तारे जमीन पर नहीं दिखेंगे, और वो भी दिन पर। दिन में तारे दिखेंगे आपको, जमीन में भी दिखेंगे और दिन में भी दिखेंगे। बात समझ में आ रही है? तो ये भी नहीं हो सकता। तो आंसर क्या होना चाहिए भाई? पीवीसी। आप एक चीज याद रखें, ये जो आपके पॉलीमर होते हैं यानी कि बहुलक, प्लास्टिक जैसी बहुत सारी जो चीजें होती हैं, इनको हम पॉलीमर या फिर बहुलक कहते हैं। ये सामान्यतः विद्युत के कैसे होते हैं भाई? विद्युत रोधी होते हैं, यानी कि विद्युत के कुचालक होते हैं। बात समझ में आ रही है? तो आंसर क्या होगा आपका? पीवीसी होगा। एक बार कंप्यूटर जी से पूछ लेते हैं, आंसर बिल्कुल सही है, पीवीसी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, है ना। देखो सवाल अच्छे। अच्छा, मुझे बताइएगा स्टूडेंट्स आप लोग कमेंट बॉक्स में, क्या ये जो क्वेश्चंस हम लोगों ने सेलेक्ट किए हैं आप लोगों की परीक्षाओं के लिए, ठीक है, इसमें कोई पार्ट मिसिंग तो नहीं है? हमने जो क्वेश्चंस हैं, ये आपकी जो यूपी बोर्ड की जो आपकी वो जो होती है पुस्तक होती है, ठीक है, वहां से, और आपके प्रीवियस ईयर वाले जो क्वेश्चंस है वहां से, और आपके जो सैंपल पेपर्स होते हैं वहां से कलेक्ट करके हमारी टीम ने बड़ी मेहनत के बाद ये सारे सवालों को तैयार किया हुआ है। तो आप बताइएगा कोई पोर्शन इसमें से मिसिंग तो नहीं है। हमारा उद्देश्य सिर्फ ये नहीं कि हम आपको सवाल लेकर आपके सामने आ जाए और आपकी तैयारी हो जाए।
भाई हम ये चाहते हैं कि हम वैसे सारे सवालों को कलेक्ट करें जैसे आपके एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। बात समझ में आ रही है तो आप मुझे बताइएगा सर कोई पोर्शन यदि मिसिंग है, कोई पोर्शन मिसिंग है, किसी एक प्रकार के यदि क्वेश्चंस नहीं आ पा रहे हैं तो आप पक्का मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। हम उसको फिर से रिक्रिएट करेंगे, मतलब ये कि आपकी जो तैयारी है उसमें किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहनी चाहिए। बात समझ में आ गई। चलिए क्या लिखा हुआ है भाई, धातुएं सामान्यतः ठोस प्रकृति की होती हैं, बिल्कुल सही बात है। सोना, चांदी, लोहा, जस्ता, तांबा सब कैसे होते हैं भाई, ठोस ही होते हैं, बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में पाई जाती है, सॉरी द्रव अवस्था में, द्रव्य नहीं, द्रव्य यानी पदार्थ होता है, द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो भाई अपवाद वाली बात हो गई। देखिए केमिस्ट्री में ना ये जो चीज है, ये जो शब्द है ना अपवाद, इसको बड़े अच्छे से आप सभी स्टूडेंट्स, ठीक है, बात समझ में आ रही है, ये क्लियर हो गया। ये जो है ना इसको बड़े अच्छे से आप ध्यान रखेंगे। केमिस्ट्री में मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एक्सेप्शंस यानी कि अपवाद से। आपको पता है कि सारी की सारी धातुएं ठोस पाई जाती हैं, पर एक अपवाद है, और कौन सा है भाई, तो वो है हमारा पारा यानी कि मरकरी। ये क्या है हमारा, पारा यानी कि आपका मरकरी, ठीक है। और ये किस अवस्था में पाया जाता है, तो ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। इसलिए आपने देखा होगा द्रव अवस्था में होता है तभी तो आपका जो थर्मामीटर होता है, तो थर्मोमीटर में क्या होता है कि जब तापमान बढ़ता है तो भाई ये ऊपर की तरफ चढ़ने लगता है, तापमान कम होता है तो नीचे की तरफ आने लगता है। मतलब ये कि अवस्था कैसी होगी इसकी, तो ये होगी आपकी द्रव। कहानी समझ में आ रही है। बहुत सारी चीजों को बनाने में, बहुत सारी सजाने की जो चीजें होती हैं उसको बनाने में, मूर्ति बनाने में भी उपयोग किया जाता है आपका पारा यानी कि Hg। क्या आपको कहानी समझ में आ गई। तो ये एक प्रकार का क्या था भाई, अपवाद था। ये हमारा आंसर होना चाहिए पक्का पक्का। सोडियम, आयरन, क्रोमियम जो है वो सारे के सारे आपके सामान्यतः यानी कि जो वातावरण का तापमान है, सामान्य तापक्रम है, उस पर वो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। बात समझ में आई। तो ये कैसे होते हैं भाई, ये ठोस होते हैं। और ये अकेला जो है ये कैसा होगा आपका, ये होगा द्रव। ठीक, क्या कहते हो, चेक कर लूं, पक्का पक्का। ये लो, आया समझ में कुछ, पक्का ना। चलो आगे बढ़ेंगे, स्क्रीनशॉट लिया जाए, जल्दी से आगे बढ़ेंगे। चलो क्या बोल रहे हैं भाई, खाना पकाने के बर्तन में बच्चों आप लोगों ने एक चीज ऑब्जर्व की, ये हमारे आसपास की चीजों को सवाल बनाकर पूछ रहे हैं हमसे, और यदि हम इसका भी जवाब नहीं दे पाए इसका मतलब कमी तो हमें ही है। मतलब ये कि हमारे आसपास बहुत सारी जो साइंस है, विज्ञान है, और उससे रिलेटेड जो चीजें हैं वो एग्जिस्ट करती है, बस हमें थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाने की जरूरत है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपका इंटरेस्ट ही होना चाहिए बहुत सारा पढ़ाई लिखाई में, बट आप यदि कॉमन सेंस यूज करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको वैसे ही बन जाएगा। और कॉमन सेंस के साथ थोड़ा सा तड़का होना चाहिए इन चीजों का, थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट्स का तड़का यदि हो जाए तो और भी अच्छी बात है। बात समझ में आ रही है। चलिए तो क्या पूछा गया भाई, खाना पकाने के बर्तन बनाने में एल्यूमिनियम काम आता है। ठीक है, वैसे तो एल्यूमिनियम के बर्तन में खाना नहीं खाना चाहिए, पर सस्ते पड़ते हैं और देर तक चलते हैं, कई दिनों तक चलते हैं, इसलिए एल्यूमिनियम के बर्तन में खाना बनता है। क्योंकि प्रैक्टिकल बात कुछ और है, सैद्धांतिक बात कुछ और है। ठीक है, एल्यूमिनियम के जो बर्तन होते हैं उसमें आप यदि बहुत दिनों तक खाना खाएंगे, ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा जहर जो है वो आपकी बॉडी में जाता रहेगा। पर क्योंकि ये मजबूत होते हैं, कई दिनों तक चलते हैं और सस्ते आते हैं, इसलिए सामान्यतः लोग उपयोग करते हैं एल्यूमिनियम के बर्तन। चलो, स्टील और एल्यूमिनियम दोनों यूज किए जाते हैं। चलिए, एल्यूमिनियम के कौन से गुणधर्म इसके लिए उत्तरदायी हैं? अच्छा ठीक है, चलो बनाते हैं, कढ़ाई लेते हैं। देखो देखो, ये ली कढ़ाई, ये ली कढ़ाई, ये लो कढ़ाई जैसी दिख रही है क्या? बच्चे कई बार बोलते हैं सर क्या ड्राइंग बनाते रहते हैं आप। एक बर्नर लिया है यहाँ पर, और ये लो यहाँ से गर्म करना स्टार्ट किया। अब समझ लो आपकी इसको गर्म कर रहा हूं मैं। ठीक है, अब स्टूडेंट्स यदि मैं इसको गर्म करूंगा और इसका यदि गलनांक कैसा होगा भाई, कम होगा, तो ये तो पिघल जाएगा। मतलब ये कि गलनांक कैसा होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। कहीं गलनांक वाली बात है? मिली 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 मिली, बिल्कुल मिली। तो गलनांक कैसा होना चाहिए? पहली बात तो भाई ज्यादा होना चाहिए।
नहीं तो खाना पकेगा ही नहीं और बर्तन ही पिघल जाएगा आपका। सोचिए आप क्या सीन होगा, राइट। बात समझ में आ रही है? मतलब गलनांक कैसा होना चाहिए भाई? बहुत ज्यादा होना चाहिए। चलो पहला तो मिल गया। दूसरा, उच्च विद्युत चालकता। नहीं, हम इसमें ऊर्जा का जो ऊष्मा है वो प्रकार जो है वो दे रहे हैं, हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी तो दे नहीं रहे। इसका मतलब ये कि उच्च विद्युत चालकता वाली कोई बात होनी नहीं चाहिए। तन्यता नहीं होनी चाहिए। यदि तन्यता बहुत ज्यादा होगी तो क्या होगा, ये पूरा फैल जाएगा। ऊष्मा के कारण भी तनाव आता है किसमें भाई? धातुओं में। बात समझ में आ रही है? कैसे आता है वो भी समझने की कोशिश करते हैं। आप याद करो 7th क्लास में, 8th क्लास में, 9th क्लास में आपने ये पढ़ा होगा कि जो रेलवे में जो ट्रेन की पटरी होती है, ठीक है, वो पटरियों के बीच में थोड़ा सा गैप छोड़ दिया जाता है। मतलब ये कि यदि एक पटरी इस तरीके से है, उसके पड़ोस में दूसरी पटरी है, तो उनके बीच में थोड़ा सा क्या होगा, गैप होगा। जैसा भी है ये तरीका नहीं होगा। ये पटरी कैसी है भाई? रुको रुको रुको, बनाते हैं, सब कॉन्सेप्ट समझेंगे बढ़िया से, सारी चीजें दिमाग के अंदर फिट करेंगे बहुत बढ़िया से। ध्यान से देखो भाई, एक पटरी ऊपर है, दो पटरियां ऊपर हैं और दो पटरियां नीचे है। ये तरीका जो है ये बिल्कुल सही है। सवाल पैदा होता है ऐसा क्यों है? ठीक है, देखो गर्मी के समय पर जब तापमान बढ़ेगा तो क्या होगा भाई, आपकी जो धातु है वो हल्की सी पिघलेगी तो नहीं, बट उसके बीच में जो अणुओं के बीच में दूरी है वो हल्की सी बढ़ जाती है और उसमें होता है फैलाव। अब यदि फैलाव होगा तो चलो ये जगह एक्स्ट्रा है तो यहां पर फैलाव हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? पर यदि जगह ही नहीं है तो फैलाव कैसा होगा भाई? आड़ा टेढ़ा होगा। तो पटरी जो है वो कैसी हो जाएगी? आड़ी टेढ़ी मुड़ जाएगी और उससे एक्सीडेंट हो सकता है। बात समझ में आ रही है? इसीलिए धातुओं में ज्यादा तापमान बढ़ाने पर क्या आने लगती है? तन्यता आने लगती है, फैलाव आने लगता है। उसको रोकने के लिए हम थोड़ा सा बीच में दे देते हैं गैप। ये देखो बीच में थोड़ा सा क्या दिया था, यहां पर गैप दिया था। क्या आपको ये वाली कहानी समझ में आ रही है? बोलिए यस सर। सारे के सारे बच्चे कमेंट में मुझे बताएंगे क्या ये कहानी आपके समझ में आ रही है या फिर नहीं आ रही है। पक्का ना? ठीक है, तो ध्यान से देखो, उच्च विद्युत चालकता नहीं होगी, तन्यता नहीं होगी, उच्च गलनांक बिल्कुल होगा और उच्च ऊष्मीय चालकता भी होगी। यदि ऊष्मीय चालकता नहीं होगी तो वो जो ऊष्मा है जो आपके बर्नर से निकलकर इस कढ़ाई के अंदर रखे हुए भोजन की तरफ जा रही है वो तो नहीं जा पाएगी। कहानी समझ में आ रही है? बोलिए यस सर। पक्का पक्का। चलो ध्यान से देखो, ठीक है। चलिए, तो ऊष्मीय चालकता कैसी होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। गलनांक भी कैसा होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। चलिए, ये दोनों आंसर होने चाहिए। मतलब ये कि पहला और चौथा, क्या कहते हो, कहीं है? पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, पहला दूसरा, पहला और आपका चौथा। तो ये हमारा जो आंसर है ये होना चाहिए। पक्का? देख लिया सब लोगों ने? क्रॉस चेक करेंगे, क्या कहते हो? ये किया क्रॉस चेक और बिल्कुल हमारा कॉन्सेप्ट, हाँ बिल्कुल सही है। पक्का? चलो क्या पूछा गया स्टूडेंट्स? ध्यान से देखो, बड़ा बढ़िया सवाल है ये। धातुएं सामान्यतः क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं। बिल्कुल सही बात है। कुछ तो धातुओं में ही क्षारीय लिखा होता है। याद करो एस ब्लॉक, याद करो याद करो याद करो याद करो स्टूडेंट्स। यदि हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करते हैं तो ये पहला समूह यानी कि ग्रुप है, ये दूसरा समूह यानी कि ग्रुप है। यहां कहीं पर डी ब्लॉक है, उसके पड़ोस में कहीं पर अपनी पीरियोडिक टेबल की शोभा बढ़ा रहा है पी ब्लॉक, और नीचे की तरफ एक कॉर्नर में पाया जाता है आपका एफ ब्लॉक। तो याद करो, जब आप बात करते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स की तो वहां पर दो तत्व ग्रुप पाए जाते हैं तत्वों के, और कौन से होते हैं भाई? तो याद करो, क्या कहते हैं इनको? क्षारीय धातुएं। क्या कहते हैं भाई? क्षारीय धातुएं बोलते हैं। और इन्हें क्या बोलते हैं? क्षारीय मृदा धातुएं, है ना? क्षारीय मृदा धातु। तो क्या आपको ये कहानी समझ में आई? मतलब ये कि ये जो धातुएं ये किसका निर्माण करती है भाई? क्षार का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं? क्षार का। कैसे करती हैं? ध्यान से देखो, तब तो देखा आपने, NaOH एक प्रकार का क्षार है, KOH एक प्रकार का क्षार है। क्या आपको कहानी समझ में आ रही है? पक्का पक्का। ठीक है, तो वही पूछा गया है कि धातुएं सामान्यतः क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं। बिल्कुल सही बात है, क्षार का भी निर्माण करती हैं। निम्न में से कौन सी धातु एक उभयधर्मी है? सवाल पैदा होता है, सर ये उभयधर्मी के पीछे की कहानी क्या है, ये तो समझाइए। बिल्कुल समझाएंगे स्टूडेंट्स, बस बने रहिए आप, है ना। चलो, तो पूछा गया है भाई निम्नलिखित में से कौन सी धातु जो है वो एक उभयधर्मी है। उभयधर्मी मतलब कैसे?
एम्फोटेरिक मतलब जो थोड़ी सी अम्लीय है, थोड़ी सी क्षारीय है। बात समझ में आ रही है? थोड़ी सी कैसी है भाई? अम्लीय है, थोड़ी सी क्षारीय है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उभयधर्मी। तो ध्यान से देखो, अब आपकी सोडियम, कैल्शियम और कॉपर जो है ना, ये प्रॉपर क्या बनाती है? क्षारीय होती है, क्षारीय ऑक्साइड बनाती है। पर जो एल्यूमिनियम है, इसकी एक ऑक्साइड होता है Al2O3, इसको लिख लो अपनी कॉपी में, बड़ा काम आएगा ये। एक और चीज, मैं कुछ इस तरीके से आप लोगों के क्वेश्चंस करवा रहा हूं कि सवाल के साथ साथ जो बाकी के चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट्स है ना, उसको भी हम साथ साथ में कवर करेंगे। बात समझ में आ रही है? जैसे ये जो हमने देखा क्षारीय ऑक्साइड, ये हमने कहां से देखा भाई? अम्ल, लवण और क्षार वाले चैप्टर से, यानी कि इसके पहले वाले चैप्टर से। बात समझ में आ रही है? तो कॉन्सेप्ट भी साथ साथ सीखने हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑप्शन देखना है। ठीक है, चलिए 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 चलिए, तो आंसर क्या होना चाहिए हमारा? तो आंसर को तो हम हाईलाइट करेंगे स्टूडेंट्स, ऐसे थोड़ी होता है। बात समझ में आ रही है? ये देखो, तो आंसर होना चाहिए हमारा एल्यूमिनियम, इसका Al2O3 जो है वो कैसा है भाई? तो वो है आपका उभयधर्मी ऑक्साइड। मतलब ये थोड़ा सा ना तो बहुत ज्यादा क्षारीय है और ना ही बहुत ज्यादा अम्लीय है। क्या कहते हो? क्रॉस चेक करेंगे? पक्का पक्का, देखो जरा, आंसर हो गया आपका Al2O3। ठीक है, चलो, तो बात समझ में आ गई? सब बढ़िया से नोट करेंगे। चलिए, पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होगी? आहा, सवाल बड़ा बढ़िया है। ठीक है, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए, अच्छा सबसे बड़ी बात ये जो सवाल है एक प्रकार का ये विस्थापन अभिक्रिया वाला सवाल है। अब जब बात विस्थापन अभिक्रिया की होती है तो बात होती है चैप्टर नंबर 1 की, यानी कि रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण की। वहां पर हमने अलग अलग प्रकार की जो अभिक्रियाएं हैं उसके प्रकार देखे थे। बात समझ में आ रही है? तो उसमें से एक थी विस्थापन अभिक्रिया। तो पूछा गया है कि इनमें से किसमें विस्थापन अभिक्रिया होगी और क्यों होगी, यही पूछा गया है। पक्का ना? देखो, तो सारी की सारी अभिक्रियाएं जो है वो विस्थापन के रूप में दी गई हैं, बट इसमें से कुछ होगी और कुछ नहीं होगी, उसका आंसर छुपा हुआ है। क्या बताया था? ध्यान से देखिएगा, क्या बताया था मैंने। जल्दी से इसको एक बार देख लो आप, पहले तो पूरा देख लो। आपकी जो क्या दी हुई है भी सक्रियता श्रेणी, उसको जल्दी से देख लो। आगे बढ़ते हैं फिर। देख लिया? पक्का पक्का। तो ध्यान से देखो भाई, क्या है सबसे ज्यादा सक्रिय कौन सा है? पोटेशियम है। सबसे कम कौन है? प्लेटिनम है। ज्यादा सक्रिय तत्व जो रहेगा वो कम वाले को क्या करेगा? ठिकाने लगा देगा। मतलब ये कि जिसकी सक्रियता ज्यादा होगी वो कम सक्रिय वाले विलयन से, कम सक्रिय तत्व को उसके विलयन से क्या करेगा भाई? अलग कर देगा। तो ध्यान से देख लेते हैं भाई, कौन से तत्व हैं। देखो, Mg है, ध्यान से देखो, Mg मतलब मैग्नीशियम है आपका। ठीक है, Mg है, जिंक है, फिर Mg है और कॉपर है, और आयरन है, Pb है और आयरन है। ये चारों तत्वों को बढ़िया से आप देख लो, Mg, जिंक, मैग्नीशियम, कॉपर। आयरन वाला पहले देख लेते हैं। आयरन यदि इन सबसे ऊपर होगा तो ही रिप्लेस कर पाएगा, हटा पाएगा, नहीं तो नहीं हटा पाएगा, है ना? क्या कहते हो? मैग्नीशियम, जिंक, मैग्नीशियम, आयरन। कॉपर वाला बाद में देखेंगे। चलो 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 भाई, आयरन तो यहां पाया जा रहा है, मैग्नीशियम और जिंक ऊपर है। मतलब ये कि जो आयरन होगा Fe, वो मैग्नीशियम और जस्ता यानी कि जिंक को हटा नहीं पाएगा। कहानी समझ में आई? आयरन जो है वो मैग्नीशियम और जिंक वाले विलयन से मैग्नीशियम और जिंक को नहीं हटा पाएगा क्योंकि उनकी सक्रियता ज्यादा है। क्या कहते हो? मतलब ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अब बचा Pb और Mg। तो भाई Pb यहां पर है, Mg ऊपर ये इधर रहा, Pb और Mg। बात समझ में आई? तो Pb जो है वो कम क्रियाशील है, तो Pb में Mg को नहीं हटा सकता। ध्यान से देखो। अब आते हैं आयरन कॉपर पे। क्या कहते हो? आयरन यहां पर है, कॉपर ये रहा बेचारा। आयरन की क्रियाशीलता ज्यादा है, कॉपर की क्रियाशीलता कम है, आयरन कॉपर को हटा देगा। बात समझ में आ रही है? तो ये होगा हमारा आंसर। बात समझ में आई? तो आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स? नीचे वाला यानी ऑप्शन नंबर डी, जिसमें कॉपर जो है वो हट जाएगा और उसकी जगह क्या लग जाएगा भाई? तो आयरन लग जाएगा। तो रिएक्शन क्या होगी? ध्यान से देखो, कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग और इजी है। ध्यान से देखेंगे क्या होगा भाई? तो ये होगा आपका FeSO4 के साथ में और निकल गया CO। तो एक प्रकार की क्या है? आप ध्यान से देखो, इस चैप्टर में ये क्यों पढ़ रहे हैं हम?
क्योंकि इसकी क्रियाशीलता ज्यादा है। किसी और चैप्टर में हमने इसी चीज को कुछ ऐसे पढ़ा था कि भाई ये विस्थापन अभिक्रिया है। बात समझ में आ रही है? ये क्या है? विस्थापन अभिक्रिया है स्टूडेंट्स। अब ना मेरी बात आप सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। देखो, आप कॉन्सेप्ट को यदि रटेंगे तो आपको बार बार हर चैप्टर में उस कॉन्सेप्ट को पढ़ना पड़ेगा, पर यदि आप कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो आप ये जानेंगे कि एक जो सवाल होता है वो बेसिकली हर एक चैप्टर से जुड़ा हुआ होता है। बात समझ में आ रही है? हम इसी रिएक्शन को किसी चैप्टर में पढ़ रहे थे विस्थापन अभिक्रिया के रूप में, और अभी हम इसको पढ़ रहे हैं कैसे? विस्थापन अभिक्रिया तो है, पर हम ये पढ़ रहे हैं कि भैया आयरन जो है उसने कॉपर को अलग क्यों कर दिया। तो उसके पीछे की कहानी है हमारी क्रियाशीलता यानी सक्रियता श्रेणी। मतलब जिसकी सक्रियता ज्यादा होगी वो कम सक्रिय तत्व को क्या करेगा भाई? हटा देगा, दादागिरी दिखाएगा। तो इसने दादागिरी दिखाई, इसने दादागिरी गिरी 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 दिखाई। देख लेना आप। कहानी समझ में आई? पक्का ना? चलो नोट कर लो और कॉन्सेप्ट को बढ़िया से देख लो। यदि कोई पूछे कि विस्थापन अभिक्रिया क्या है तो ये वाली पटक देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन का आंसर चेक करेंगे और बिल्कुल सही है। मतलब ये कि यदि कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो सवाल सारे बनते हैं, इसलिए स्टूडेंट्स बहुत सारे लगाने वाले हैं कॉन्सेप्ट्स सवालों के साथ साथ। ठीक, पूछा गया है प्रगलन के लिए सीयू अयस्क में सिलिका हटाता है, तो देख लेते हैं क्या है भाई। तो देख लिया स्टूडेंट्स? पक्का पक्का। चलो, पूछा गया है प्रगलन के लिए कॉपर का जो अयस्क रहता है उसमें सिलिका क्या हटाता है भाई? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सिलिका जो है वो एक प्रकार की क्या है? अशुद्धि है, जो किस में होती है? कॉपर के सीयू के अयस्क में होती है। तो सिलिका को हटाने के लिए हमेशा आप लोग याद रखें, ये जो हमारा आयरन ऑक्साइड होता है ना, ठीक है, हमारा जो आयरन ऑक्साइड होता है ये क्या करता है? सिलिका को हटाने का काम करता है। पक्का पक्का। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? Fe2O3। ठीक है, चलो देख लेते हैं इसको एक बार, सही है गलत है? बिल्कुल सही बात है। ठीक है, चलो अगले सवाल की तरफ चलेंगे। पूछा गया है कॉपर के प्रगलन में बेसेमर परिवर्तक, बिल्कुल सही है, बेसेमर कन्वर्टर की बात हो रही है, बेसेमर परिवर्तक की बात हो रही है। इसके अंदर किस चीज का अस्तर लगाया जाता है? तो ध्यान से देखिए, इस प्रकार से बेसेमर कन्वर्टर होता है आपका, इस तरीके से ऐसी एक भट्टी नुमा चीज होती है। ठीक है, यहां अंदर की तरफ जो है हम क्या करते हैं भाई? चूने का अस्तर लगाते हैं अंदर की तरफ जो है। अरे 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 हाँ, रुको रुको। तो अंदर की तरफ जो है ये यहां पर हम ऐसे चूने का अस्तर लगाते हैं। भाई क्यों लगाते हैं चूने का अस्तर? तो समझने वाली बात है। देखिए होगा क्या, ध्यान से देखिएगा। तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है इस भट्टी के अंदर। उस तापमान को कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं? अंदर की तरफ भाई चूना जो है उसका अस्तर लगा देते हैं। लोहे और कॉपर का लगाएंगे तो क्या होगा, या सिलिका का लगाएंगे तो क्या होगा? ज्यादा तापमान में वो पिघल जाएगा, इससे आपकी जो भट्टी है उसको नुकसान हो सकता है। इसीलिए हम क्या करते हैं? जो चूना है उसका अस्तर लगा देते हैं भाई, किस में? बेसेमर परिवर्तक में। तो आंसर क्या होना चाहिए आपका? चूना। देखिए कभी कभी चूना लगाना बड़ा बड़ा जरूरी होता है। यहाँ पर आप यदि चूना नहीं लगाएंगे तो कॉपर का प्रगलन होगा ही नहीं, और आपके सामने तांबे की जितनी भी चीजें हैं वो नहीं पाई जाएंगी। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर चूना लगाना बहुत जरूरी है। क्लियर हो गया? तो आंसर क्या होगा आपका? चूना होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, पक्का पक्का। चलो अगले सवाल की तरफ चलेंगे। पूछा गया है भाई कॉपर में भी फफोले आते हैं क्या? बिल्कुल सही बात है, पूछा गया है फफोलेदार कॉपर क्या है। इसको इंग्लिश में कहते हैं ब्लिस्टर कॉपर। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? ब्लिस्टर कॉपर। तो क्या है भाई? कॉपर की एक मिश्र धातु? बिल्कुल नहीं है। कॉपर का एक यौगिक? ये भी नहीं है। शुद्ध कॉपर नहीं है। लगभग 2% अशुद्ध कॉपर है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, मतलब ये कि जब 98% शुद्ध कॉपर होता है और 2% आपका अशुद्ध कॉपर होता है, तो ये जो आपका मिश्रण है बस यही मिश्रण कहलाता है आपका फफोलेदार कॉपर। बात समझ में आ रही? तो आंसर क्या होगा आपका? भाई शुद्ध कितना? 98%। अशुद्ध कितना? तो 2%। कहानी समझ में आ गई? तो शुद्ध होगा 98, अशुद्ध होगा आपका 2, और इसी को हम बोलेंगे फफोलेदार कॉपर, यानी कि आंसर होना चाहिए हमारा घ। क्या कहते हो? सही जा रहा हूं मैं? पक्का पक्का। चलो चेक करते हैं।
बिल्कुल सही बात है, आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लगभग 2% अशुद्ध कॉपर। ठीक है, चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स, देखते हैं अगले सवाल में क्या पूछा गया है भाई। पूछा गया है मुद्रा धातु क्या है? टिन है, प्लम्बम है, जिंक है, कॉपर है। देखो ये दोनों तो नहीं है, इन दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, बट नहीं, कंफ्यूजन वाली कोई बात ही नहीं है, दिस मस्ट बी कॉपर, तो आंसर होना चाहिए कॉपर। जिंक भी नहीं होगी आपकी मुद्रा धातु। मतलब ये कि मुद्रा बनाने के लिए आप कौन सी धातु का उपयोग करते हैं, बात समझ में आ रही है? तो भाई कौन सा, तो आपने देखे होंगे तांबा जो रहता है उसके भीतों सिक्के रहते हैं ना, तो ये हो गई आपकी मुद्रा धातु। ध्यान से देखेंगे, आंसर बिल्कुल सही है बच्चों। ठीक है, चलो पूछा गया भैया अमलगम क्या है? च्युइंगम तो सुना था, अमलगम कौन सी चीज होती है, किस प्रकार का गम है? बात समझ में आ रहा है, जो अमल में लिया जा रहा है ना, संधि विच्छेद करेंगे तो यही मिलेगा। तो पूछा गया है अमलगम क्या होते हैं? उपधातु होते हैं, मिश्र धातु होते हैं, यौगिक होते हैं, विषमांगी मिश्रण होते हैं। उपधातु नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि उपधातु क्या है आपके भाई? सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ये एक प्रकार के तत्व होते हैं। अमलगम जो है वो होते हैं मिश्र धातु। अमलगम जो है स्टूडेंट्स वो क्या होते हैं भाई? तो मिश्र धातु होते हैं। यौगिक भी नहीं होते हैं क्योंकि इनका एक फिक्स रासायनिक फॉर्मूला जो है वो नहीं होता है। विषमांगी मिश्रण भी नहीं होते हैं, तो अमलगम क्या है भाई? तो एक प्रकार का मिश्र धातु है। कुछ लोग मिश्र धातु कहते हैं, कुछ लोग मिश्रातु कहते हैं, तो दोनों ही सही है, गलत कुछ भी नहीं है। मिश्रातु या मिश्र धातु दोनों ही सही है। ठीक है, तो आंसर क्या होना चाहिए? मिश्र धातु। बात समझ में आ गई? चलो अब पूछा गया है निम्न में कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं कर सकती? नहीं कर सकती, तो बात हो रही है धातु की, फिर हाइड्रोजन के विस्थापन की, और नहीं कर सकती मतलब ये कि बहुत सारी कर सकती हैं, बहुत सारी नहीं कर सकती हैं। हाइड्रोजन के विस्थापन की बात हो रही है, आप सोच लो, कॉमन सेंस वाली बात है स्टूडेंट्स। ये रहा हाइड्रोजन, नीचे की तरफ वाली धातु है, उसका विस्थापन नहीं कर सकती है क्योंकि उसकी जो सक्रियता है वो कैसी है भाई? कम है। मतलब कॉपर, मरकरी, सोना, चांदी और प्लेटिनम, ये जो हैं ये आपके हाइड्रोजन को अलग नहीं कर सकती हैं क्योंकि सक्रियता इनकी कम है। तो कॉपर, मरकरी, सिल्वर और आपका गोल्ड और प्लेटिनम, है ना। चलो ध्यान से देख लेते हैं। आयरन, जिंक और Mg जो है भाई, इनकी क्रियाशीलता कैसी होती है? बहुत ज्यादा होती है। इनकी ये जो क्रियाशीलता है वो कैसी होती है? ज्यादा होती है। ठीक है, और कॉपर जो है उसकी हाइड्रोजन से कैसी होती है? कम होती है, तो कॉपर नहीं कर पाएगी, बाकी की सारी कर देंगी। पक्का पक्का, तो आंसर हमारा होना चाहिए कॉपर। क्या कहते हो? बात समझ में आ रही है? पक्का ना? देखो ये चीज कितनी काम आई। फिर से देखेंगे एक बार, सारी चीजों को जल्दी जल्दी दिमाग के अंदर फिट करना है। देख लो कौन सी धातुएं हैं, कौन सी उपधातुएं हैं, कौन सी धातुएं हैं। साथ में सक्रियता श्रेणी बिल्कुल आपके दिमाग के अंदर फिट हो जानी चाहिए। पोटेशियम से स्टार्ट करेंगे, प्लेटिनम पर जाएंगे। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, प्लम्बम, आयरन मतलब फेरस से बना, वो फेरम से बना, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी यानी कि पारा, Ag यानी कि सिल्वर, चांदी, और Au यानी कि आपका था ये गोल्ड। और इसको मुझे दोबारा से लिखना भी पड़ेगा, कोई बात नहीं, यहां से लेकर यहां तक था और ये यहां पर था मेरा Au। कहानी समझ में आ गई? पक्का ना? चलो, और लास्ट में कौन सा है भाई? आपका प्लेटिनम है। ठीक, चलिए और क्या देखा था भाई? रासायनिक अभिक्रिया देखी थी, इस तरीके से होती है, 4 प्रकार से, ध्यान से देख लो, बहुत आसान है। और देखा था धातुओं के निष्कर्षण के समय पर क्या होगा, तो कुछ धातुएं विद्युत अपघटन से होंगी, कुछ अपचयन के कारण होंगी, कुछ प्राकृतिक रूप से ही पाई जाएंगी। और ये हमने देखा था चरणबद्ध तरीके से अयस्क से आप धातु कैसे बनाएंगे, है ना। चलो ठीक है, पक्का पक्का। चलो, तो आंसर क्या है आपका भाई? Cu है। चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ और देखते हैं पिटारे में से क्या निकल रहा है स्टूडेंट्स। पक्का पक्का पूछा गया है क्लोराइड अयस्क का उदाहरण क्या है? तो ध्यान से देखिए, लिखा हुआ है भाई हॉर्न सिल्वर। ये क्या होता है? तो जो आपका AgCl होता है, इसी को हम बोलते हैं हॉर्न सिल्वर। ठीक है, और ये क्या है? एक प्रकार का क्लोराइड अयस्क है। बॉक्साइट, मेलेकाइट और सिडेराइट अयस्क तो हैं, बट क्लोरीन के अयस्क नहीं है। जैसे बॉक्साइट जो है वो एल्यूमिनियम का है। बात समझ में आ रही है? तो आंसर क्या होना चाहिए? हॉर्न सिल्वर होना चाहिए। क्या कहते हो? बिल्कुल सही बात है, आंसर क्या है आपका? हॉर्न सिल्वर। ठीक है, चलो निम्न में से कौन सी धातु जो है वो ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस निकालेगी?
कॉमन सेंस ये कहता है कि ठंडे जल से भी हाइड्रोजन गैस किसी ने निकाल दी, इसका मतलब ये है कि उसकी जो रिएक्टिविटी है वो बहुत ज्यादा है, मतलब ये कि सक्रियता श्रेणी में बहुत ऊपर आनी चाहिए, जैसे कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। तो ऐसा तो कोई भी नहीं है। हाँ, पोटेशियम दिख रहा है मुझे, ये होगा। तांबा यानी कि कॉपर नहीं होगा, सोना यानी कि Au नहीं होगा, Au नहीं होगा, ठीक है, Au नहीं होगा। एल्यूमिनियम यानी कि Al भी नहीं होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा सक्रिय कौन सा है भाई? पोटेशियम। सबसे ज्यादा सक्रिय, कहानी समझ में आ रही है? इतना सक्रिय होता है स्टूडेंट्स कि यदि आपने इसको केरोसिन के अंदर से निकाला और ऐसे हवा में रख दिया तो इसमें लग जाती है आग। यदि आपने इसको अपने हाथ के ऊपर रखा, आपके हाथ से ये थोड़ी सी ऊष्मा को लेगा और इसमें लग जाएगी आग। बात समझ में आ रही है? और एक होगा एक ब्लास्ट, मतलब ये कि आपका जो पोटेशियम है उसकी जो रिएक्टिविटी है वो कैसी भाई? बहुत ज्यादा है। बात समझ में आ रही है? तो आंसर क्या होना चाहिए? पोटेशियम होना चाहिए। मतलब इतना रिएक्टिव है कि ठंडे जल से, जो कि बहुत ज्यादा क्रियाशील नहीं होता है, उसमें से हाइड्रोजन गैस को उसने बाहर निकाल दिया है। मतलब ये कि इस पूरे चैप्टर में आपको पढ़ाया जा रहा है कि भाई कौन सी धातु जो है वो किस तरीके से अभिक्रिया करती है, कौन सी धातु का अयस्क से किस तरीके से निष्कर्षण हो सकता है, कौन सी धातु दूसरी धातु को अलग कर सकती है, नहीं कर सकती किसी विलयन में से। बात समझ में आ रही है? चलो, तो ये था आपका, बिल्कुल सही बात है, सॉरी पोटेशियम। बात समझ में आ गई? चलिए अगले सवाल की तरफ चलेंगे और देखते हैं क्या पूछा गया है अभी। निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करती है? ओके, अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करती है, तो भाई हमें ये देखना पड़ेगा, चलना पड़ेगा रिएक्टिविटी सीरीज की तरफ। निकालना है हाइड्रोजन को तो कॉपर, मरकरी, चांदी और सोना, ये तो अलग नहीं करेगी। ऊपर से कोई कर सकती है, जिंक कर सकती है, पोटेशियम, सोडियम, प्लम, ये सारी कर सकती हैं। अब आते हैं आंसर की तरफ। निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित कर सकती है? कर सकती है। कॉपर कहाँ आता है अभी? नीचे आता है क्या? नीचे आता है। चलो, ये नहीं कर सकती, ये नहीं कर सकती, ये नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? सब नीचे आते हैं। कौन सी कर सकती है? तो मैग्नीशियम कर सकती है। एक तरफ कॉन्सेप्ट, एक तरफ प्रैक्टिस, और दोनों से मिलकर बनता है रिजल्ट। बस उस पर फोकस करना है आपको, बाकी का सारा जो काम है वो मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी करवा देगा। क्लियर हो गया? ध्यान से देखेंगे तो आंसर क्या होगा आपका? Mg होगा। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ेंगे और देखते हैं अगले सवाल में क्या पूछा गया है भाई, है ना? देखो ध्यान से। अब पूछा गया है मुद्रा धातु क्या है, मतलब ऐसी कौन सी धातु है जिससे मुद्राएं बनाई जा सकती है। तो देखिए स्टूडेंट, सोडियम भयंकर क्रियाशील है। आपने इसका सिक्का बनाया, जेब से निकाला और हाथ में लिया, और उसी टाइम होगा ब्लास्ट और बिल्कुल धमाका हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो सोडियम के सिक्के तो नहीं बन सकते। कुछ इसी तरीके से मैग्नीशियम के नहीं बन सकते, जिंक के नहीं बन सकते। बनेंगे किसके भाई? तो आपके बनेंगे सिल्वर यानी कि Ag के। बात समझ में आ रही है? तो आंसर क्या होना चाहिए आपका? तो जैसे कहा जाता है ना, सोना, चांदी, तांबे के सिक्के बनते हैं। आपने देखा होगा, ये जो आपके मेडल होते हैं, गोल्ड सिल्वर मेडल होते हैं, सिक्का नुमाई तो होते हैं वो भी। ठीक है, तो आंसर क्या होगा आपका? Ag। पक्का? ठीक है, आगे बढ़ेंगे। चलो, क्वेश्चंस बहुत ही आसान पूछे जा रहे हैं। जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं होती? देखिए कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं होती है? अब आप सोच रहे होंगे सर जर्मन सिल्वर है, एक प्रकार की मिश्र धातु है, तो सिल्वर तो होगी, बाकी इनमें से कोई नहीं होगा, और यही आप फंस जाएंगे। जर्मन सिल्वर यदि है तो इसका मतलब ये कि ये चमकदार होता है। भाई जर्मन सिल्वर जो है ये कैसा होता है? तो चमकदार होता है। क्योंकि ये चमकदार है इसीलिए ये जो है सिल्वर जैसा दिखता है, पर इसमें सिल्वर नहीं होता है। बात समझ में आई? जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता है, जैसे कि बटर मिल्क में बटर नहीं होता है। बटर मिल्क मतलब छाछ हो गया आपका। बात समझ में आ रही? तो बटर मिल्क में कोई भी बटर जो है वो नहीं होता है। कुछ इसी तरीके से आपका जो जर्मन सिल्वर है ना स्टूडेंट्स, उसमें सिल्वर नहीं होता है, बाकी सारे होते हैं। मतलब सी होता है, जिंक होता है, Ni होता है। तो आंसर क्या होना चाहिए भैया हमारा? सिल्वर। बात समझ में आ रही? तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखेंगे, है ना? आंसर होगा आपका सिल्वर। क्लियर हो गया?
पक्का पक्का। जैसे कई बार क्या होता है, पढ़ाई करते समय पढ़ाई नहीं होती है, करते हो ना आप लोग ऐसे, पढ़ाई के बीच में फोन चलाते रहते हो, पढ़ाई के बीच में कोई कॉमिक्स पढ़ते रहते हो, बात समझ में आ रही है। तो उसी तरीके से जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता है। जैसे पढ़ाई करने की जगह पर कई बार पढ़ाई नहीं होती है, पर यहां ऐसा नहीं है, यहां प्रॉपर पढ़ाई होती है। बात समझ में आ रही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। चलो भाई, क्या पूछा गया है, एंटीमनी क्या है आपका, जो एंटीमनी क्या है, तो एंटीमनी देख लेते हैं एक बार क्या है। तो भाई धातु है, अधातु है या फिर उपधातु है, ये चेक कर लेते हैं, या फिर अक्रिय गैस है, तो ये चेक कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, जिस तरीके से एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे जाने के लिए आप लोगों को सीढ़ियों की जरूरत पड़ती है, कुछ इसी तरीके से आप यदि धातु से अधातु की तरफ जाते हो तो बीच में आती है सीढ़ियां, जो आपको बताती है किसके बारे में भाई, उपधातु के बारे में। बात समझ में आ रही है। तो आज ये समझ ही लेते हैं कि कौन सी आपकी जो उपधातुएं हैं, है ना, कौन सी उपधातु होती है, एंटीमनी क्या उसमें आता है या फिर नहीं आता है, ये सारी चीजें हम समझ लेते हैं। तो ध्यान से देखिए, एक सीढ़ी बनाई जा रही है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, पहली ये बनी, दूसरी ये बनी, तीसरी, ठीक, पक्का पक्का। चलो, और ये यहां पर एक और इस तरीके से मैंने बना दिया। अब करना क्या है, आपको ये यहां पर इस तरीके से लगाना है, इसके बाद इसके दोनों तरफ होंगे, मतलब ऊपर भी होगा और नीचे भी होगा, इसमें भी आपके दोनों तरफ होगा, ऊपर भी होगा और नीचे भी होगा। 1 2 3 4 5 कितनी हो गई भाई, ठीक है। और यहां पर भी ये ऊपर की तरफ भी होगा और नीचे की तरफ भी होगा। बात समझ में आ गई। तो ये सारी हमारी जो धातुएं होती हैं, सॉरी तत्व होते हैं, ये कैसे होते हैं भाई, उपधातु होती हैं। अब कौन से होते हैं वो देख लेते हैं एक बार। तो भाई बोरॉन है, बोरॉन के बाद यहां कहीं पर सिलिकॉन है, यहां पर आपका जर्मेनियम है, इस जगह पर आर्सेनिक है, ठीक है। यहां पर क्या होगा आपका, तो यहां पर होगा आपका जर्मेनियम हो गया, यहां पर होगा आपका Sb यानी कि एंटीमनी, इसके बाजू में होगा आपका पोलोनियम, पोलेनियम नहीं होगा, मिस्टेकन, यहां पर होगा आपका टेलुरियम Te, और यहां पर होगा आपका पोलेनियम। बात समझ में आ गई। तो ये सारे जो हैं ये कैसे होंगे भाई, ये सभी के सभी हैं आपके उपधातु, ठीक है। तो एंटीमनी क्या है आपका, Sb है। बात समझ में आ गई, एंटीमनी क्या है आपका, Sb है। तो ध्यान से देख लेंगे, पक्का पक्का, कोई दिक्कत वाली बात है ना, आर्सेनिक वगैरह सारे हम लोगों ने कवर कर लिया, ठीक है। चलो, तो कितने हैं टोटल, 7 हैं। हमें एनसीईआरटी के हिसाब से चलना है और एनसीईआरटी के हिसाब से 7 हैं। आप यदि गूगल करेंगे या दूसरी किताबों में देखेंगे तो कहीं पर 6 हैं, यानी कि पोलोनियम को उन्होंने नहीं लिया है, कहीं पर 8 हैं, इसके पड़ोस में एस्टेटाइन होता है उसको उन्होंने काउंट किया हुआ है, ठीक है। तो उन सब पर अभी हमको नहीं जाना है। जो एनसीईआरटी बुक है वो ये कहती है कि भाई आपके पास टोटल कितने ऐसी उपधातु हैं, तो आपके पास कुल उपधातुओं की संख्या जो है वो है आपकी 7 उपधातु, और ये कितनी है आपके पास, 7 है। कौन से फिर से देखते हैं, बोरॉन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, टेलुरियम है और पोलोनियम है। एक और बार, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पूरे याद रहने चाहिए कौन सी उपधातुएं हैं। बोरॉन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, टेलुरियम है और पोलोनियम है। बात समझ में आ गई। कुछ साइंटिस्ट है या फिर कुछ ऐसे आपके जो केमिस्ट हैं वो ये कंसीडर करते हैं कि भाई जो बोरॉन है और पोलोनियम है उसको वो उपधातु में नहीं मानते हैं। क्यों नहीं मानते हैं, क्योंकि ये जो है ये बहुत सारा अपना जो बिहेवियर है वो शो करती है अधातु के जैसे, और जो पोलोनियम है वो काफी कुछ रेडियो एक्टिव है, यानी कि रेडियो धर्मी है। पर ऐसा नहीं है, आपको कंसीडर ये 7 ही करने हैं। तो उपधातु कितनी है भाई, तो उपधातु है आपके पास 7। इधर वाला जो भाग है ना ये कैसा है, तो ये धातु है, देखो अब भूलना नहीं। और इस तरफ वाला जो भाग है ना वो कैसा है भाई, तो ये अधातु है। बात समझ में आ रही है। इस तरफ वाला जो भाग है वो धातु है, उस तरफ वाला जो भाग है वो कैसा है, अधातु है। और बीच में आती है एक सीढ़ी, ध्यान से देखो, बीच में क्या आती है भाई, एक सीढ़ी आती है। ध्यान से देखो, ये देखो, ये यहां से निकली, फिर यहां से निकली, फिर यहां गई, फिर यहां गई, फिर यहां गई, फिर इस तरीके से जो है ये इस तरीके से एक सीढ़ी बन गई। क्या आपको एक कहानी समझ में आ गई? बढ़िया से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे कभी दिक्कत नहीं जानी चाहिए। किसके बारे में? उपधातुओं के बारे में। सबसे ज्यादा फेमस जो उपधातु है वो है आपकी सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक और एंटीमनी। बात समझ में आ रही है। अब सिलिकॉन क्यों जरूरी है, ध्यान से देखिएगा। देखिए जो उपधातु होती है ना उससे हम बनाते हैं बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक चीजें। इलेक्ट्रॉनिक चीजें जितनी भी होती हैं उन सब में पाया जाता है आपका सिलिकॉन और जर्मेनियम।
इसीलिए आपने सुना होगा सिलिकॉन वैली के बारे में। इंडिया की सिलिकॉन वैली क्या है भाई? बैंगलोर है। तो क्यों कहते हैं? क्योंकि वहां पर बहुत सारा सॉफ्टवेयर का काम होता है, बहुत सारा टेक्निकल काम होता है जिसमें यूज की जाती है इलेक्ट्रॉनिक्स, और उस इलेक्ट्रॉनिक्स के पीछे की जो कहानी है वो क्या है भाई? आपका सिलिकॉन। बात समझ में आ रही है? इसलिए सिलिकॉन जो है वो रिस्पॉन्सिबल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, इसलिए जो सिलिकॉन है उस जगह को हम कहते हैं सिलिकॉन वैली। कहानी समझ में आ गई? पक्का पक्का। चलो इसको बढ़िया से नोट कर लो। तो आंसर क्या होना चाहिए भाई? एंटीमनी क्या है? तो एंटीमनी एक प्रकार की क्या है भाई? उपधातु है। मतलब हम उसका ऑप्शन लेकर भी आगे बढ़ सकते थे, बट हमें वो करना ही नहीं है। हमें क्वेश्चन देखना है और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स सीखने हैं। कर लिया नोट? पक्का पक्का। चलो चेक करेंगे एक बार। समझ लिया? अब तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अगले सवाल की तरफ चलेंगे स्टूडेंट्स। चलो ये लो, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये देखो भाई, पूछा गया है फफोलेदार जो आपका तांबा होता है, कॉपर होता है, ब्लिस्टर कॉपर जो होता है, उसमें कॉपर की प्रतिशत मात्रा कितनी है? तो सीधी सी बात है, 98% कैसा होगा भाई? शुद्ध होगा। 2% कैसा होगा? अशुद्ध होगा। मतलब इसके अंदर बहुत सारी अशुद्धियां होंगी। तो आंसर क्या होगा? तो ध्यान से देखिएगा, आंसर होगा आपका 98%। बात समझ में आ रही है? पक्का। तो फफोलेदार तांबे में कॉपर की प्रतिशत मात्रा जो है वो कितनी होगी? आपकी 98 होगी। इसको हम क्रॉस चेक कर लेते हैं। बिल्कुल सही बात है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे देखते हैं क्या पूछा गया भाई। पूछा गया है कि आपका जो ताम्र ग्लांस होता है, यानी कि कॉपर ग्लांस। बात समझ में आ रही है? कॉपर ग्लांस, ठीक है। इसका क्या रासायनिक सूत्र है? तो देखा था हम लोगों ने स्टूडेंट्स, याद करो पुरानी बातें, क्या इसके बारे में हमने देखा था? ठीक है। तो ये हमारा है ताम्र ग्लांस US। इसको एक और अब बोलते हैं हम कॉपर मैट, ठीक है। और ये क्या है भाई? तो ये कॉपर का बहुत ही ज्यादा फेमस आपका अयस्क है, कॉपर का अयस्क। क्या आपको ये कहानी समझ में आ रही है? और उसको हम बोलते हैं CuS। पक्का? कोई दिक्कत वाली बात? पक्का ना? नहीं है। चलो तो आंसर क्या होगा? कभी भी Cu ग्लांस या फिर कॉपर मैट यदि पूछा जाएगा, मेंट नहीं, कॉपर मैट है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि वो बात हो रही है Cu2S की, CuS की नहीं, सॉरी, Cu2S की। पक्का पक्का, ध्यान से देखो। तो ये था हमारा आंसर। चलिए, पूछा गया है इनमें से कौन सी अधातु है जो विद्युत की सुचालक है? तो इसको हम एक बार और सॉल्व कर चुके हैं, किसी और तरीके से सेम सवाल पूछा गया था। तो भाई सुचालक है और अधातु है, तो कॉपर तो नहीं होगा क्योंकि वो धातु है, सल्फर अधातु है और कुचालक है, हीरा जो है वो भी अधातु है, तो ग्रेफाइट हमारा आंसर होना चाहिए। बात समझ में आ गई? तो देखिए कॉन्सेप्ट खत्म जो है आपके होने के बाद क्वेश्चंस कितने आसान हो जाते हैं हमारे लिए, है ना। चलो सॉरी अब क्या पूछा गया भाई, निम्न में किस धातु को केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है? ओके, मतलब कोई ऐसी धातु होगी जिसको आप सामान्य तापक्रम पे यदि रखेंगे तो उससे पता है क्या होगा, वो इतनी ज्यादा क्रियाशील होगी कि उसमें लग जाएगी आग या वो रिएक्ट कर लेगी, ठीक है। तो उसको किस में रखा जाता है भाई? केरोसिन में। तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये और ये तो पढ़ते ही आ रहे हैं। तो आंसर क्या होना चाहिए स्टूडेंट? सोडियम। सोडियम जो रहता है इसको हम केरोसिन में डुबोकर रखते हैं, तो ये हमारा आंसर होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं और देखते हैं पिटारे में से क्या निकलता है, ठीक है। चलो, निम्न में से कौन सी अधातु पानी में डुबोकर रखी जाती है? ओके, अधातु है पानी में। इसके पहले वाले में देखा था सोडियम थी किसमें भाई? केरोसिन में। बात समझ में आ रही है? अभी क्या बोल रहे हैं? अधातु है पानी में, ठीक। आयोडीन को तो नहीं रखते हैं, आयोडीन ऐसी ही पाई जा सकती है, सल्फर भी ऐसी होती है। श्वेत फास्फोरस जो है इसको आपको रखा जाता है किसमें भाई? श्वेत फास्फोरस को रखते हैं हम किसमें? पानी में डुबोकर। लाल फास्फोरस को भी नहीं रखते हैं, ठीक है। सही है। तो आंसर क्या होना चाहिए आपका? व्हाइट फास्फोरस। क्लियर? चेक करेंगे एक बार, क्या कहते हो? बिल्कुल सही बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या पूछा गया है? ताम्र एवं टिन के, टीन तो नहीं, टिन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? ओके, मतलब ये हो गया आपका Cu यानी कि कॉपर, तांबा, और टिन क्या हो गया भाई? तो Sn हो गया। दोनों को मिलाकर क्या बना?
पीतल बना, कांसा बना, सोल्डर बना और ड्यूरालुमिनियम बना, ड्यूरालुमिन, ठीक है। क्या बना? पीतल तो नहीं बना भाई। कांसा जो होता है उसमें आपका कॉपर और टिन होता है, तो आंसर आपका जो है वो कांस्य या फिर कांसा होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, आंसर क्या होगा आपका? कांस्य या फिर कांसा। चलो क्या कहते हो, आगे बढ़ेंगे? आगे पूछा गया है, देखो आपके स्कूल की बात हो रही है। स्कूल की घंटी धातु की बनी होती है क्योंकि यह, स्कूल की घंटी धातु की बनी होती है क्योंकि यह, सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि भाई धातु की तो बनी होती है, और जिस प्रकार के पदार्थ या मटेरियल की वो बनी होती है, क्या उसमें हम जब हथौड़े से या पत्थर से ऐसे टन करके मारते हैं तो जो आवाज निकलती है वो बहुत दूर तक जाती है। बात समझ में आ रही है? मतलब ये कि वो एक ऐसा पदार्थ या धातु होनी चाहिए जो ध्वनिक होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए भाई? चालक होने से काम नहीं चलेगा, तन्य होने से काम नहीं चलेगा, आधा होने से काम नहीं चलेगा, तो वो होनी चाहिए आपकी सोनोरस, जिसका मतलब होता है ध्वनिक। ध्वनिक, ठीक है, जिससे ध्वनि निकले, जिससे ध्वनि उत्पन्न हो, उसकी पिटाई करने पर वो क्या होती है? ध्वनिक। इस हिसाब से तो आप लोग भी ध्वनिक हुए। आप लोगों की जब कुटाई होती है घर पे, राइट, जब पिटाई होती है आप लोगों की, तो आप भी आवाज जो है वो निकालते हो। बात समझ में आ रही है? तो वो क्या होनी चाहिए आपकी? ध्वनिक, यानी कि इंग्लिश में हम उसको कहते हैं सोनोरस। पक्का पक्का? चलो, तो आंसर होना चाहिए आपका ध्वनिक या फिर सोनोरस। चलिए चेक करेंगे इसको। पक्का जी, चलो बहुत बढ़िया, आंसर है आपका सोनोरस। चलो आगे बढ़ेंगे। क्या पूछा गया है? सीसा और टिन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं? सीसा, ठीक है, यानी कि लेड, ठीक है। क्या होता है ये आपका? लेड, और ये इसको हम बोलते हैं पीबी, यानी कि प्लम्बम, ठीक है। केमिस्ट्री में उसका जो नाम है, सामान्य नाम है, वो क्या है भाई? लेड है। एक्चुअल जो नाम है वो उसका क्या है? प्लम्बम है। बात समझ में आ रही है? पक्का पक्का। चलिए, तो क्या पूछा गया है? सीसा जो है आपका, जो लेड है, वो क्या है आपका? पीबी, यानी कि प्लम्बम है। पक्का। चलिए, और टिन क्या है? तो टिन है भाई आपका एसएन। दोनों की जो मिश्र धातु होती है उसको क्या कहते हैं? तो ध्यान से देखिए, जब आप क्या करते हो, लेड लेते हो 60% और इसमें आप एसएन मिलाते हो 40%, ये जो आपका अनुपात है ये थोड़ा कम ज्यादा आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि सिर्फ एक कंपनी या एक देश में ये चीज नहीं बनाई जाती है, ये सभी अलग अलग जगहों पर बनाई जाती है। तो क्वालिटी में चेंज करने के लिए ये प्रतिशत मात्रा जो है उसमें परिवर्तन आ सकता है, ठीक है। तो हमें जो चीज मिलती है वो क्या है भाई? सोल्डर। क्या है वो? सोल्डर। बात समझ में आ रही? कहीं लिखा हुआ है क्या? तो गन मेटल नहीं है, उपधातु नहीं है, स्टील नहीं है, आंसर क्या है आपका? सोल्डर। सवाल पैदा होता है, सर ये सोल्डर क्या है? तो भैया इलेक्ट्रॉनिक चीजों में जब वायर उखड़ जाता है या टूट जाता है तो उसको चिपकाने के लिए आप उसकी वेल्डिंग करते हैं। किससे? क्या बोलते हैं आप उसको? सोल्डरिंग आयरन, या फिर क्या बोलते हैं आप? बोलते हैं उसको काइया, या काइया, ऐसा कुछ बोलते हैं उसको, सोल्डरिंग आयरन, है ना। चलिए इंग्लिश में आप याद रखेंगे सोल्डरिंग आयरन, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि आपने देखा होगा, आपको सोल्डर का एक वायर होता है, वो वायर को पिघला देते हैं आप, और उससे वायरों को, ठीक है, आपस में आप जोड़ सकते हैं। तो वो होता है आपका सोल्डर, जिसका कॉम्पोजिशन या अनुपात जो है वो इस तरीके से पाया जाता है। तो पीबी और एसएन। पीबी क्या होगा भाई आपका? लेड, यानी कि सीसा होगा। टिन जो है आपका एसएन होगा। बात समझ में आ रही है? तो देखिए कितने काम की चीज है। मतलब ये कि यदि हम इसको गर्म करने की कोशिश करेंगे, आपको यदि कभी सोल्डर का तार मिले जो कि एक प्रकार की मिश्र धातु है, यदि आपको अब वो मिल जाए, आप यदि उसको गर्म करेंगे तो पता है क्या होगा? वो तुरंत पिघलकर ऐसे पानी जैसे गिरना स्टार्ट हो जाएगा। फिर जैसे ही वो जमीन पर गिरेगा, फिर से वो जो आपका ठोस रूप में आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो आंसर क्या होगा भाई? सोल्डर होगा। कॉन्सेप्ट भी सीखना है, नॉलेज भी बढ़ाना है, और जो, क्योंकि ये जनरल साइंस है ना स्टूडेंट्स, ये सिर्फ एग्जाम तक सीमित नहीं रहेगी, उसके बाद भी ये जो साइंस है आपकी 9th-10th की काम आती है। बात समझ में आ रही है? तो ये था आपका आंसर। चलो, पूछा गया है निम्न में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? मतलब ये बहुत ही ज्यादा क्या होती है भाई? नरम होती है भाई, कठोर नहीं होती है, लचीली होती है, नरम होती है, तब तो आप उसको चाकू से काट सकते हो। तो मैग्नीशियम तो कठोर होती है, क्रोमियम भी कठोर होती है, पर जो सोडियम है ना, वो पता है किस तरीके से होती है? आपने देखा होगा, ये जो हमारा सेंटर फ्रेश होती है, च्युइंगम होती है, कैसी होती है भाई? उसको आप चाकू से काट सकते हो। उसी प्रकार से जो है नरम होती है, सॉफ्ट होती है आपकी सोडियम धातु, जिसको हम रखते हैं कैरोसिन के अंदर,
सल्फर जो है काफी ठोस होती है, तो आंसर क्या होना चाहिए आपका सोडियम। कहानी समझ में आ गई? पक्का पक्का। तो ये रहा आपका सोडियम। क्लियर है स्टूडेंट्स? आगे बढ़ेंगे, चलो ध्यान से देखो। अब पूछा गया है निम्नांकित में से कौन सी उपधातु है। क्या सिखाया था? याद करो, सीडी बनाई गई थी, बोरॉन था, उसके बाद क्या था भाई, सिलिकॉन था, जर्मेनियम था, उसके पड़ोस में आर्सेनिक था, आर्सेनिक के पड़ोस में टेलुरियम था और पोलोनियम था। एक मिस कर गए। यहां पर आएगा एसबी, 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 यानी कि आपका एंटीमनी। बात समझ में आ रही है? तो कुल कितनी उपधातु हमने देखी थी? तो हमने 7 देखी थी। क्या बनाया था? सीढ़ी बनाई थी, एक तरफ धातुओं को रखा था, एक तरफ अधातुओं को रखा था। बात समझ में आ रही? तो ये 7 ऐसी हैं जो आपकी क्या है भाई, उपधातु है। अब यहां पर आते हैं, तो भाई आप तो धातु हैं, आप भी और आप भी। एसबी यानी कि एंटीमनी। एंटीमनी जो है स्टूडेंट्स, ये क्या होगी भाई आपकी? तो ये होगी आपकी उपधातु। कौन सी? देखो पूरा दिमाग के अंदर फिट कर दूंगा। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम और पोलोनियम। ठीक, टोटल कितनी? 7। और अभी बात किसकी हो रही है? एंटीमनी की। तो आंसर चेक करेंगे एक बार, बिल्कुल सही है या गलत है? बिल्कुल सही है। और बढ़ेंगे आगे, लिख लो, स्क्रीनशॉट लो, लिख लो, और यदि किसी प्रकार का कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पटक दो, हमारी टीम उसको कलेक्ट करेगी और उस पर बनाएगी एक नया वीडियो जो कि होगा आपका डाउट वीडियोस। ठीक है, चलो। तो पूछा गया है भाई, विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को क्या बनाया जाता है? तो ध्यान से देखिए कौन सी चीज है। जब हमने धातुओं का निष्कर्षण किया था तो हमने ये देखा था कि हम अपचयन के लिए 2 तरीके जो है वो उपयोग में ला सकते हैं। भाई पहला कौन सा आपका? तो एक तो था ऊष्मा द्वारा और दूसरा विद्युत द्वारा। बात समझ में आ रही है? तो पूछा गया है विद्युत अपघटनी परिष्करण में, यानी अपघटन करेंगे विद्युत से, तो अशुद्ध धातु को क्या बनाएंगे? तो हमेशा याद रखें, अशुद्ध धातु जो होगी, है ना, अशुद्ध धातु जो होगी वो क्या होगी भाई? तो वो होगी आपकी एनोड। एनोड कैसी? एनोड मतलब पॉजिटिव होगी। ठीक है, और शुद्ध धातु जो है वो क्या होगी? तो शुद्ध धातु होगी भाई आपकी कैथोड। बात समझ में आ रही है? तो ये हो जाएगी आपकी कैथोड यानी कि नेगेटिव। तो आंसर होना चाहिए भाई हमारा एनोड। क्या कहते हो स्टूडेंट्स? बात समझ में आ रही है? पक्का पक्का। तो आंसर क्या होना चाहिए? सॉरी, आंसर होना चाहिए हमारा एनोड। बात समझ में आ गई? चलो, क्या पूछा गया है? बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? मतलब एक ऐसा पत्थर जिसमें उस धातु की जो मात्रा है, उसका जो प्रतिशत मात्रा है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो मैग्नीशियम का है, सोडियम का है, एल्यूमिनियम का है या बैरियम का है? तो भाई ये आंसर होगा आपका एल्यूमिनियम। बात समझ आ रही है? मैग्नीशियम, सोडियम और बैरियम नहीं होगा। आंसर क्या होगा आपका? बॉक्साइट जो होता है वो भी किस चीज का अयस्क है? तो एल्यूमिनियम का। तो आंसर होना चाहिए आपका एल्यूमिनियम। क्या करते हो? क्रॉस चेक कर लें? पक्का पक्का। तो ये कर लिया, तो आंसर आ गया आपका एल्यूमिनियम। चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। इसमें पूछा गया है कोई धातु है जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित कर रही है। बात समझ में आ रही है? एक धातु है जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर रही है और उच्च गलनांक वाला आपका यौगिक जो है उसका निर्माण कर रही है। यह यौगिक जल में विलय है। ठीक है, यह जो है ये जल में विलय है। यह तत्व क्या हो सकता है? देखिए, तो ये इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है, क्योंकि यदि हम बात करें कैल्शियम की, ध्यान से देखिएगा, कैल्शियम को जब आप ऑक्सीजन के साथ मिलाते हो तो भाई आपको मिलता है CaO। तो ये तो बन गया भाई क्या? यौगिक बन गया। कौन सा भाई? CaO। आप जब CaO को किस में मिलाते हो भाई? आप जल के साथ मिलाते हो तो क्या मिल जाता है? ध्यान से देखिएगा, तो आपको मिल जाएगा ये CaOH2। बात समझ में आ रही है? तो ये होना चाहिए भाई आपका यहां पर आंसर। बात समझ में आ गई? तो आपको मिला CaOH ट्वाइस, है ना। तो देख लेते हैं तत्व कौन सा होगा भाई? तो ये तत्व होगा आप लोगों का कौन सा? तो कैल्शियम होगा। बात समझ में आ रही है? अच्छा, ये क्या है? तो ये चूने का पानी है। ये जो है ये क्या है? तो ये चूने का पानी है। ठीक है, और ये क्या है? तो ये आपका चूना है। बात समझ में आ रही है? तो चूने का जो पानी है कैसे बनता है? CaO और H2O जो है इसमें रिएक्शन होगी, तो हमारा जो आंसर है स्टूडेंट्स वो क्या होना चाहिए भाई? कैल्शियम होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो ये तत्व क्या होगा हमारा? कैल्शियम होगा। इसको हम एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। चलो, ये इसको मैंने क्रॉस चेक कर लिया। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ।
ध्यान से पढ़िएगा अगले सवाल को, ठीक है। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ध्यान से देख लो। इसमें पूछा गया है कि शुद्ध रूप में धातु की जो सतह होती है वो चमकदार होती है, यह धातु के किस गुणधर्म को प्रदर्शित करता है। अच्छा सही है, शुद्ध रूप में धातु की जो सतह होती है भाई ये चमकदार होती है, यह धातु के किस गुण को प्रदर्शित करता है। तो क्या ये चालकता है, क्या ये सक्रियता है, क्या ये आपातक्यता है, या फिर ये धात्विक चमक है। सीधी सी बात है, जब हम धातुओं के गुणधर्म के बारे में पढ़ते हैं तो वहां पर ये समझते हैं कि जो धातुएं होती हैं भाई वो चमकदार होती हैं। बात समझ में आ रही है? तो इसका आंसर क्या होगा आपका, धात्विक चमक। तो यही हमारा होना चाहिए आंसर। इसको एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं स्टूडेंट्स, पक्का पक्का, चलो देख लो, बिल्कुल सही बात है। और अगले सवाल में क्या पूछा गया है वो देखते हैं। पूछा गया है अगर किसी मिश्र धातु में एक धातु जो है वो पारद है। देखो पारद का मतलब क्या होता है, चमकीला। बात समझ में आ रही है, चमकीला 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 चमकीला, क्लियर, चमकीला, ठीक है। अब पारद का मतलब होता है चमकीला, और आपका जो Hg होता है जिसको आप पारा कहते हो भाई वो भी कैसी होती है, वो भी आपकी चमकीली धातु होती है। बात समझ में आ रही है? तो चमकीला क्या होगा आपका, पारा होगा, और पारद, कंफ्यूज नहीं होना, पारद यानी चमकीला होता है। और आपका जो मरकरी या फिर पारा है स्टूडेंट्स वो भी चमकीला होता है, इसलिए उसका नाम ही पारा रखा गया है। कहानी समझ में आ रही है? पक्का पक्का। चलिए, तो पूछा गया है इसको क्या बोलेंगे, तो मिश्र धातु है पारे की, बट पारद मिश्र धातु नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे अमलगम, क्योंकि जो हमारा अमलगम होता है इसमें आपका पाया जाता है Hg, एल्यूमिनियम के साथ, जिंक नहीं होगा, आयरन नहीं होगा। कहानी समझ में आ रही है? तो आंसर क्या होना चाहिए भाई आपका, आंसर होना चाहिए आपका अमलगम। बात समझ में आ गई? एकदम इजी ना, पक्का। मुझे बताइएगा यदि कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलो कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया, पक्का जी। चलिए आगे बढ़ेंगे, आंसर वही था अमलगम, ठीक है। अब पूछा गया है जो लोहा है वो निम्न में से किस धातु को उसके लवण से विस्थापित कर सकता है। बढ़िया सवाल है, मतलब ये कि लोहा जो होगा वो इनमें से किसी में रिएक्टिविटी सीरीज या सक्रियता श्रेणी जो है उसमें ऊपर आता होगा भाई, है ना, यही बात होगी। तो एक तरफ लोहा है, तो आप ध्यान से देख लेते हैं। देखो सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम जो है स्टूडेंट्स, ये कैसे होंगे भाई, ये बहुत ज्यादा क्रियाशील हैं, और लोहा इनसे नीचे आता है सक्रियता श्रेणी में, इसलिए ये आंसर नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। अब बात करते हैं किसकी, कॉपर की। तो आपने देखा होगा आयरन जो है उसकी सक्रियता ज्यादा है, लोहे की सक्रियता कम है, इसको भी समझ लेते हैं एक रिएक्शन लिखकर। तो भाई ये था आपका CuSO4, और इसके आपने रिएक्शन कराई Fe के साथ में, तो आपको क्या मिला, तो लोहा जो था उसने कॉपर को हटा दिया और ये ऐसा कनेक्ट हो गया। बात समझ में आ रही है? तो क्या होगा, तो ध्यान से देखिएगा। ये ना नीला था, कॉपर सल्फेट जो है इसको हम ब्लू विट्रियोल या फिर नीला थोथा भी बोलते हैं। और FeSO4 जो था ये कैसा हो गया भाई, तो ये हो गया आपका कैसा हो गया, तो ये हरा हो गया, तो ये हो गया आपका हरा। क्या आपको ये कहानी समझ में आ रही है? CuSO4 जो था वो नीला था और FeSO4 कैसा हो गया, हरा हो गया। तो क्या हुआ, ध्यान से देखो। तो भाई एक प्रकार की क्या है, विस्थापन अभिक्रिया है ना। ये क्या है स्टूडेंट्स, ये एक प्रकार की विस्थापन अभिक्रिया है जिसमें जो लोहा है उसने किसको टारगेट किया भाई, कॉपर को, क्योंकि लोहे की क्रियाशीलता या सक्रियता जो है वो ज्यादा है, इसलिए लोहे ने कॉपर को रिप्लेस कर दिया और वो उसने बना लिया FeSO4। बात समझ में आ गई? वही पूछा गया है, तो आंसर क्या होगा आपका, कॉपर। तो सिर्फ ऑप्शंस नहीं, आप आंसर्स जो होते हैं उसको समझने के पीछे जो कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है उस पर भी फोकस करेंगे। बात समझ में आ रही है? तो आंसर होगा आपका कॉपर। क्या कहते हो, चेक कर लें, बिल्कुल सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या पूछा गया है भाई, सोडियम का एक अयस्क है चिली सॉल्ट पीपर। बिल्कुल सही बात है, सोडियम का एक अयस्क है स्टूडेंट्स, क्या बोलते हैं भाई, चिली सॉल्ट पीपर। देखो कितना बढ़िया नाम है इसका, सॉल्ट पीटर। बात समझ में आ रही? क्या होता है, ऐसा लगता है खाने पीने की कोई चीज होगी, चिली सॉल्ट पीपर, राइट। ये कहां पाया जाता है, तो भाई भारत में नहीं। स्टूडेंट ध्यान से देखिए, बड़ा कंफ्यूजिंग टाइप के क्वेश्चंस हैं। अब यदि भारत में नहीं होगा तो तमिलनाडु और झारखंड में वैसे ही नहीं रहेगा। कोई चीज यदि भारत में नहीं है तो तमिलनाडु झारखंड में वैसे ही नहीं रहेगी। बात समझ में आ रही? तो हमारा आंसर सीधे ही हमारे सामने है, दैट इज व्हाट, दक्षिण
अमेरिका। तो आंसर क्या होना चाहिए आपका दक्षिण अमेरिका। अच्छा, एक और चीज देखो, दक्षिण अमेरिका में और क्या पाई, चिली है, एक देश है दक्षिण अमेरिका में। यदि ध्यान से देखेंगे इस तरीके से आपका दक्षिण अमेरिका है, ऐसे ऐसा। तो आप यदि चिली को देखेंगे तो चिली यहां कहीं पर है, एग्जैक्ट नहीं बना हुआ है, ठीक है, एग्जैक्ट बना लें, ये लो, ये थोड़ा सा, एक मिनट, आप यदि ध्यान से देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से ऐसा दक्षिण अमेरिका है, कुछ इस तरीके से, नॉट एग्जैक्ट, ठीक है। इसमें आप देखेंगे तो जो चिली है वो यहां पर ऐसा है, बहुत लंबा है, 6-6,500 के आसपास उसकी लंबाई है। बात समझ में आ रही है, एकदम मिर्ची जैसा है बिल्कुल चिली, बात समझ में आ रही है। तो यहां पर एक देश है आपका चिली, बात समझ में आ रही है। तो वहीं से वो कॉन्सेप्ट आया कि भाई चिली सॉल्ट पीटर जो है वो कहां पाया जाता है, क्या है, तो एक है किसका भाई, सोडियम का। तो कहां पर, दक्षिण अमेरिका में। ये जो चीज है ये है आपकी दक्षिण अमेरिका। क्या आपको बात समझ में आ गई, पक्का पक्का, तो इसको बढ़िया से नोट कर लो, ठीक। चलो, आंसर क्या होना चाहिए आपका, दक्षिण अमेरिका, बिल्कुल सही बात है। चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ और देखते हैं क्या पूछा गया है भाई। शुद्ध सोना क्या होता है। तो आप सब लोगों ने पढ़ रखा है कि भाई शुद्ध सोना जो होता है वो कैसा होता है, 24 कैरेट का होता है। हाँ, पर एक चीज है, 24 कैरेट का जो सोना होगा, यदि आपको बोलकर ऐसे बोलें कि भाई हमने आभूषण बनाया है, गहने बनाए हैं, और वो कितने कैरेट से बने हुए हैं, 24 कैरेट से, तो ये इंफॉर्मेशन गलत है स्टूडेंट्स। 24 कैरेट का जो सोना होता है, जो कि शुद्ध होता है, ये कैसा होता है भाई, बहुत ही ज्यादा लचीला होता है। कैसा होता है, तो ये होता है आपका लचीला। बात समझ में आ रही है, तो ये होता है बहुत ही ज्यादा कैसा, तो भाई लचीला होता है, पहली चीज। दूसरी चीज कैसा होता है, कमजोर होता है। लचीला होता है और साथ में क्या होता है भाई, कमजोर होता है। मतलब ये है कि आप यदि 24 कैरेट के सोने से गहने बनाएंगे, गहने बहुत ज्यादा महंगे बनेंगे, पहली बात। दूसरी बात, लचीले बनेंगे, और कैसे बनेंगे, कमजोर बनेंगे, मतलब वो गहने जो है वो मजबूत नहीं रहेंगे। हम क्या करते हैं, 24 कैरेट के सोने में कुछ और चीजें ABCD जैसी मिला देते हैं और हम उसको बना देते हैं क्या भाई, 22 कैरेट का सोना। बात समझ में आ रही है। तो शुद्ध सोना कौन सा होता है, 24 कैरेट का, पर ये आभूषण बनाने के काम नहीं आ सकता है, इसलिए हम उसमें मिलाते हैं कुछ और चीजें। बात समझ में आ रही है, जैसे तांबा और कुछ भी, और वो मिल जाता है फिर कितने का, तो भाई 22 कैरेट का हो जाता है वो। बात समझ में आएगी, कितने कैरेट का हो जाता है, ये 22 कैरेट का हो जाता है। बात क्लियर है। तो आंसर क्या होगा आपका, 24 कैरेट का सोना जो है वो एकदम शुद्ध होता है। बात समझ में आ गई। चलिए भाई क्या पूछा गया है, सिल्वर तथा कॉपर ऊष्मा के क्या है। तो भाई सिल्वर और कॉपर दोनों जो हैं ये है धातु, यानी सिल्वर हो गया आपका चांदी, ठीक है, और कॉपर हो गया आपका तांबा। बहुत ही सिंपल सी चीज है। चलो तो दोनों ही धातु है, तो क्या होगा भाई, कम चालक है, गलत है, अच्छे चालक हैं, सही है, अचालक है, गलत है, सबसे अच्छे को चालक है, गलत है। तो आंसर होगा आपका सबसे अच्छे चालक है। बात समझ में आ रही है। चलिए, सिल्वर और कॉपर, ठीक, अच्छे क्या होंगे, चालक होंगे, तो यही हमारा आंसर है। क्लियर हो गया। चलो, पूछा गया है लेड जो है वो ऊष्मा का क्या है भाई, अचालक है, चालक है, चालक अचालक दोनों हो सकता है, इनमें से सभी उत्तर सही है। तो देखिए अचालक और ये चालक नहीं हो सकता। लेड क्या है भाई, पीबी है आपका, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये क्या होगा आपका, ये आपका अचालक होगा, क्योंकि ये चालक नहीं है। तो उसके बाद सारे ऑप्शंस गलत हो जाएंगे। बात समझ में आ रही। तो लेड जो है वो ऊष्मा का क्या है भाई, अचालक है, क्योंकि वो एक अधातु है। ये क्या है, अधातु है, और हम सभी जानते हैं कि जो अधातुएं होती हैं वो क्या होती हैं, तो वो अचालक होती हैं। धातुएं जो होती हैं वो क्या होती हैं भाई, तो वो चालक होती हैं। तो आंसर क्या होगा आपका, अचालक, है ना। कर लिया क्रॉस चेक, पक्का पक्का। चलो ध्यान से देखो, तो ये हमारा आंसर है। चलो अब पूछा गया है कि एक्वारेजिया किन दो अम्लों का ताजा मिश्रण है। एक्वारेजिया, बात समझ में आ रही है। तो ध्यान से देखिएगा भाई, सांद्र H2SO4 कहां गया, H2SO4 नहीं है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहां गया, और नाइट्रिक अम्ल हो गया। तो ये हो गया आपका सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, मतलब ये कि ऐसा हो गया।
HCl होगा और HNO3 होगा। कहां चला गया भाई? HNO3 होगा। अरे HNO3 होगा स्टूडेंट्स। ये होगा आपका 75%, ये होगा आपका 25%। मतलब यदि हम इसका अनुपात निकालें तो ये होगा। तो आपको यदि याद होगा तो हमने सेम जो सवाल है ये मैंने आपको करवाया था उस वाले चैप्टर में जिसका नाम है आपका एसिड, बेस और सॉल्ट, यानी कि अम्ल, क्षार और लवण। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो HCl होगा, HNO3 होगा, सल्फ्यूरिक अम्ल नहीं हो सकता, एसिटिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल नहीं हो सकता, ऑक्सैलिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल भी नहीं हो सकता। बात समझ में आ रही? तो आंसर क्या होगा आपका? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा और नाइट्रिक अम्ल होगा। बात समझ में आ गई? इसको हम बोलते हैं एक्वारेजिया। आप यदि इसमें सोने की कोई चीज डालेंगे तो वो जो चीज है वो गल जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो आंसर क्या होगा आपका? एक्वारेजिया। क्लियर? चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। इसको बढ़िया से नोट कर लीजिए। अगले सवाल में क्या पूछा गया है वो देखते हैं स्टूडेंट्स, है ना? क्रॉस चेक कर लें एक बार। ये क्रॉस चेक हो गया, बिल्कुल सही बात है। चलो आगे बढ़ेंगे। अब अगले सवाल में पूछा गया है कि कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाई जाती है? कौन सी पाया जाता है? कौन सी अधातु जो है वो कमरे की तापमान पर तरल अवस्था में पाई जाती है? तो हम सभी जानते हैं कि अधातुएं जो हैं सामान्यतः वो गैसीय अवस्था में होती हैं, बट कुछ ऐसी हैं जो आपके लिक्विड स्टेट यानी कि तरल अवस्था में भी पाई जाती है। तो बात हो रही है अधातु की, कौन सी अवस्था में? तरल में। तो पारा जो है वो धातु है, इसलिए ये आंसर नहीं हो सकता, ये धातु है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। ब्रोमीन हमारा आंसर है। सल्फर और सोडियम जो है ये ठोस होते हैं। बात समझ में आ रही है? तो हमारा जो आंसर स्टूडेंट्स वो क्या होना चाहिए भाई? ब्रोमीन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ब्रोमीन। और आंसर बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या है, ध्यान से पढ़ेंगे। पूछा गया है धातुएं ऊष्मा तथा विद्युत की क्या होती हैं? ठीक है, तो ध्यान से। तो भाई क्या होंगी? चालक होंगी। सीधी सी बात है, धातु है और बात किसकी हो रही है? ऊष्मा और विद्युत की। तो क्या होंगी? चालक होंगी। यही हमारा आंसर है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, राइट? चलिए चेक कर लेते हैं एक बार। बिल्कुल सही बात, आगे बढ़ेंगे। चलिए पूछा गया है धातुएं आवर्त सारणी में किस ओर स्थित होती हैं? तो आप याद कीजिए इस क्लास की स्टार्टिंग में मैंने एक आवर्त सारणी बनाई हुई थी। हम उसको यहाँ पर एक उसका मॉडल यानी कि नमूना बना लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये डी ब्लॉक हो गया, एस ब्लॉक हो गया, यहाँ कहीं पर आपका पी ब्लॉक हो गया स्टूडेंट्स, पक्का पक्का, और नीचे की तरफ होगा आपका एफ ब्लॉक। और यदि आपको याद होगा तो यहाँ पर एक सीढ़ी होती है। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, ऐसी, जिसमें यहां नहीं होगा, सॉरी, यहां पर, जिसमें यहां पर और ये इस जगह पर जो है आपकी उपधातुएं होती हैं। तो इस तरफ जो है वो धातुएं होती हैं और इस तरफ जो है वो अधातु होती है। बात समझ में आ रही है? और ये जो काले कलर से बना हुआ है ये सभी के सभी क्या है भाई? तो ये आपकी उपधातुएं हैं जिसके बारे में हम जान चुके हैं। कितनी होती है उपधातु? तो 7 होती हैं। ठीक है, चलो। तो पूछा गया है धातुएं आवर्त सारणी में किस ओर स्थित होती हैं? तो बाएं और केंद्र में, दाई और सॉरी, दाई और केंद्र में, लेंथेनोइड तत्व के साथ, या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान से देखिए, बाई ओर है और केंद्र में है, तो आंसर होगा हमारा बाई ओर और केंद्र में। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो यही हमारा आंसर है। क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ेंगे। अब क्या पूछा गया भाई? धातुएं आवर्त सारणी में किधर पाई जाती हैं? तो यदि हम थोड़ा सा पीछे जाएं और यदि हम ये करें तो आप ध्यान से देखेंगे कि उस तरफ हमारी धातुएं पाई जाती हैं और इस तरफ हमारी जो है वो धातुएं पाई जाती हैं। चलिए, तो पूछा गया है तो बाई ओर तो आपकी धातुएं थी, तो भाई आंसर क्या हो जाएगा आपका? दाई ओर। पक्का पक्का। चलो, बहुत इजी क्वेश्चन था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, क्या पूछा गया है? किसी धातु द्वारा त्यागी गई इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है, बहुत बढ़िया सवाल है, देखिए बढ़िया सवाल है। किसी धातु द्वारा त्यागी गई इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो उस धातु तत्व का क्या कहलाता है? त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या की बात हो रही है। तो एक काम करते हैं, सोडियम लेते हैं। अब सोडियम जो है इसका देखो परमाणु क्रमांक कितना भाई? 11 है। तो अब याद कीजिए, मैंने आवर्ती वर्गीकरण वाले चैप्टर में भी कॉन्सेप्ट पढ़ाया था। यहां पर हम छोटा सा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। तो क्या 2, 8 और 1 होगा? अष्टक पूरा करने के लिए जो एक इलेक्ट्रॉन है वो सोडियम बाहर कर देगा। तो रिएक्शन कैसी होगी भाई? ध्यान से देखिएगा,
तो 11 लिखने की भी फिलहाल में जरूरत नहीं है। तो सोडियम जो है वो चला गया किसमें भाई, उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया। तो अब ध्यान से देखिए कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला उसने, एक, ठीक है। तो वही उसकी क्या है, संयोजकता है। क्या है भाई, वही उसकी संयोजकता है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे बात कर रहे हैं कैल्शियम की, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है भी, 20 होता है। तो आप यदि लिखेंगे इसका विन्यास तो ये होगा 2 8 8 और 2। बात समझ में आ गई, 2 8 8 और 2, ये इसका क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। चलिए, तो मैंने क्या किया, अब ध्यान से देखिए अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, 2 इलेक्ट्रॉन्स है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो विन्यास होगा अंतिम कक्षा के लिए वो होगा 2, और यही इसकी क्या होगी स्टूडेंट्स, संयोजकता होगी। मतलब ये कि कैल्शियम जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, तो भाई सीधी सी बात है वो भी 2 इलेक्ट्रॉन्स का करेगा। तो ये होगा Ca gives what, Ca2 plus 2E minus। क्या आपको ये कहानी समझ में आई, पक्का ना। इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले, 2। तो जितने इलेक्ट्रॉन का उसने त्याग किया, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जितने का उसने त्याग किया वही उसका क्या है, संयोजकता। आयनों की संख्या नहीं, प्रोटॉनों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता। आप तो आंसर में नहीं है, बात समझ में आ रही, तो क्या होगा आपका संयोजकता। क्या आपको ये वाली कहानी समझ में आ गई, पक्का पक्का। तो इस तरीके से हमने बहुत सारे क्वेश्चंस आज कर लिए। उम्मीद है ये सारे सवाल जो मैंने आपको पढ़ाए इससे आपकी जो तैयारी है वो बहुत बढ़िया तरीके से हो गई होगी। तो आंसर क्या होना चाहिए बेस के लिए, संयोजकता होना चाहिए। बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स। तो क्या है जैसे हमने इस पूरे चैप्टर को जिसका नाम था धातुएं और अधातुएं बढ़िया तरीके से कंप्लीट किया, इसी तरीके से आपके सिलेबस का, आप यदि हिंदी मीडियम में है, इंग्लिश मीडियम में है, बात समझ में आ रही है, आप किसी भी क्लास में, किसी भी सब्जेक्ट के लिए आपको यदि कोई एजुकेशनल कंटेंट चाहिए, क्वालिटी कंटेंट यदि चाहिए, तो वो आपको अवेलेबल है कहां पर भाई, तो वो है आपको अवेलेबल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। बात समझ में आ रही है। आपको क्या करना है, आपको जो है सिर्फ यहां पर रजिस्टर करना है, दैट्स ऑल। रजिस्टर करना है, इसका मतलब ये कि ये बिल्कुल है फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब कोई पैकेज परचेज नहीं करना है, कोई भी कूपन वाला सिस्टम नहीं है, ऐसी कोई भी चीजें नहीं है। हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि हम आपको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। क्या बात समझ में आपकी आ रही है। जैसे आप वहां पर रजिस्टर करेंगे विच इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आपको मिलेगा कुछ इस तरीके से। मतलब ये कि सारे ही जो मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी की जो टीम है, उनके सारे ही वीडियो लेक्चर्स जो हैं वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं आपके सामने। बात समझ में आ रही है। आपको क्या करना है भाई, तो कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ वॉच नाउ करना है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश, सारी जो इंफॉर्मेशन है, सारी जो वीडियोस हैं, लेक्चर्स हैं, वो यहाँ पर अवेलेबल है। मान लेते हैं कि आपने केमिस्ट्री में वॉच नाउ किया, क्लियर, आपने यहाँ पर क्लिक किया। जैसे आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की जो इंफॉर्मेशन है वो आपके सामने होगी। मतलब ये कि आप किसी भी बोर्ड में यदि हैं, आपका यदि हिंदी मीडियम बोर्ड है, इंग्लिश मीडियम के लिए भी अवेलेबल है, आप यदि किसी भी बोर्ड में हैं तो वहां पर किसी भी चैप्टर के लिए, किसी भी क्लास के लिए, किसी भी टॉपिक के लिए क्या अवेलेबल है भाई, तो बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, वन शॉट रिवीजन है उसके बाद क्या है, कॉन्सेप्ट वीडियो है, उसके बाद एमसीक्यू क्वेश्चन है, जैसे अभी हम लोगों ने देखे यूपी बोर्ड के लिए। बात समझ में आ रही है। फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, मतलब पूरा का पूरा जो खजाना है वो मिलेगा आपको कहां पर, मैग्नेट ब्रेन्स पर। आपको क्या करना है, एक छोटा सा क्लिक करना है और सारी चीजें आपके सामने होंगी, जैसे कि फुल कोर्स पे आप क्लिक कर दीजिए। बात समझ में आ रही है। चलिए, जैसे आपने क्लिक किया क्या होगा, ध्यान से देखिए। जैसे यहां पर कक्षा 10वीं रसायन विज्ञान की विषय सूची है, मतलब ये कि यहां पर हमने जैसे एक पर्टिकुलर वीडियो में जो है हमने आपका जो सिलेबस था उसके बारे में डिस्कस किया हुआ था। बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से जो है आप अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। यहां पर आपको मिलेगा क्वालिटी एजुकेशन और कंटेंट पूरा का पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब ये कि आपको मिलने वाली है 100% शिक्षा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, यदि आप कक्षा 6वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक किसी भी क्लास के, किसी भी विषय के लिए, किसी भी टॉपिक के लिए यदि आप कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं तो वह अवेलेबल है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। बात समझ में आ गई। चलिए, तो मैं आपसे मिलता हूं अगली क्लास में, अगली वीडियो में, अगले कॉन्सेप्ट के साथ में, अगले चैप्टर्स के साथ में। तब तक के लिए आप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।